हेलो एवरीवन। देखो आपके रेफ्रिजरेशन हैंडआउट के जितने भी क्वेश्चन है ना, वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम बेस्ड ऑन द रिवर्स कार्नोट साइकिल। ये रिवर्स कार्नोट साइकिल पूरा रिवर्स कम करता है। ऑपरेट बिटवीन -30 एंड 20 डिग्री, राइट। तो आपको पता है कि ये आपका इवेपोरेटिंग का टेम्परेचर होगा रेफ्रिजरेशन का, कि ये -30 डिग्री से हमेशा लोअर टेम्परेचर नीचे आता है। TL क्या कर रहा है, ये 20 डिग्री पे जो है हीट ट्रांसफर कर रहा है, राइट है। द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम, राइट। द रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी मतलब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट दे रखा है, जैसे हम कंप्रेसर ये बनाए तो आपको पता है कि सर ये आपका वर्क डन होगा W, राइट। ये QL रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर हीट ट्रांसफर करता है। और ये इसको बोलते हैं TL सिंक से लेकर लो से लेकर हॉट में हीट ट्रांसफर करनी है, राइट। ये आपका होता है इवेपोरेशन और ये आपका होता है कंडेंसर, कि कंडेंसर में आपका हीट ट्रांसफर करता है, डेट इज QH। तो पूछेगा हीट रिजेक्टेड एट द कंडेंसर, राइट। कंडेंसर में कितनी हीट रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी आप हीट ट्रांसफर करोगे वो आपके एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है, राइट। तो आपको पता है कि मेरे को रेफ्रिजरेशन इफेक्ट गिवन है, तो हम यहाँ से COP निकालेंगे। तो अगर हम देखें तो COP ऑफ कार्नोट साइकिल मेरा क्या होता है सर, COP ऑफ कार्नोट साइकिल था आपका T लोअर टेम्परेचर डिवाइड बाई TH माइनस का TL, सिंपल। ये कैलविन में रखना होता है, तो TL को अगर कैलविन में निकालोगे तो TL कितनी, -30, तो -30 प्लस 273 हो जाएगा, 273, डेट इज 243 कैलविन। तो आपको हो जाएगा 243 कैलविन। ऐसे अगर इसको कैलविन में निकालोगे तो हो जाएगा 20 प्लस 273 कैलविन, तो ये आपको हो जाएगा 293। तो रखोगे तो 293 माइनस का 243, तो आपका आएगा 243/50, तो ये आया आपका 4.86, राइट। और COP ऑफ एक्चुअल क्या होती थी, एक्चुअल मैंने बताया था कि आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट क्या, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई W। अब कोई रिलेशन नहीं है तो दोनों बराबर हो जाएंगी। तो वी विल एज्यूम दैट COP एक्चुअल इज इक्वल टू COP जो आइडियल है, जो कार्नोट साइकिल के जिसको हम आइडियली बोलते हैं, राइट। दोनों बराबर है। तो अगर ये बराबर, भी मेंशन ही नहीं है कुछ कोई भी कोरिलेशन, राइट। तो अगर ये बराबर है तो बहुत ही आसान हो गया बस। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई W इक्वल टू COP हमने यहाँ से निकाली, कितनी है 4.86। ये रहा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट गिवन है, डेट इज 70 किलोवाट। तो W निकालो, W आपको हो जाएगा 70 डिवाइड बाई 4.86, तो हो जाएगा 14.40 किलोवाट। तो वर्क डन आपका आ गया, डेट इज 14.40 किलोवाट। तो 14.40 ये रहा, 70 ये रहा, इन दोनों को जोड़ दो तो QH आपका हो जाएगा 70 प्लस 14.40, डेट इज 84.40 किलोवाट। तो डेट्स योर हीट रिजेक्टेड टू द एटमॉस्फेयर। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कुछ था नहीं कि सर ये आपका दे रखा है, दो टेम्परेचर दे रखे थे, इन दोनों टेम्परेचर हमने COP निकाली, डेट इज COP कार्नोट। और हमें जो COP कार्नो आइडियल साइकिल की वो हम एक्चुअल साइकिल की एज्यूम कर ली। क्यों, क्योंकि भी क्वेश्चन में गिवन नहीं, हमारे 99% ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, दोनों बराबर होती हैं। एक आधे क्वेश्चन में ही मेंशन होती है रिलेशनशिप, जिसमें रिलेशनशिप मेंशन नहीं, दोनों ले लो। तो यानी TL बाई TH माइनस TL विल बी इक्वल टू द वर्क डन बाई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई वर्क डन। ये आगे देखो, द कंडीशन ऑफ अ रेफ्रिजरेंट एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर। अगर आपको याद हो ये कंप्रेसर, अगर मैं इसका डायग्राम पूछे तो मैंने बताया था ईट कोल्ड चॉकलेट एवरी डे, राइट, यही था। ऐसे भी याद करो, ये इवेपोरेटर होता है। इवेपोरेट का मतलब क्या होगा कि यहाँ पे लिक्विड आ रहा होगा, रेफ्रिजरेंट वेपर निकल रहा होगा, वेपर में कन्वर्ट करेगा, है ना। तभी तो इवेपोरेटर नाम पड़ा है इसका, वेपर निकल रहा है, राइट। इवेपोरेटर का उल्टा क्या होगा सर, कंडेंसर। कंडेंसर क्या करता है सर, आपका वेपर को लिक्विड में कन्वर्ट कर रहा होगा। अच्छा, जब यहाँ पे कंडेंसर आ गया तो ये एक और सी है, तो यहाँ पे क्या है, कंप्रेशर आएगा। अब कंप्रेशर में क्या करता है कि देखो ये आपका लिक्विड यहाँ पे आ रहा था, इसने वेपर में कन्वर्ट करा। तो जब वेपर में कन्वर्ट करा तो ये लो टेम्परेचर लो प्रेशर का ड्राई वेपर है वेपर ही, पर लो टेम्परेचर लो प्रेशर में ड्राई वेपर है। अब इसको ये हाई टेम्परेचर बिल्कुल उबलता हुआ और हाई प्रेशर का सुपर हीटेड वेपर बनाता है। क्या बनाता है, सुपर हीटेड वेपर। अगर इसका प्रेशर एंथैल्पी कर भी आपको याद हो, अगर आपको ये याद था प्रेशर एंथैल्पी, हमें मैंने बताया था ये प्रेशर होता है, फिर से बताया था ना PHIR। तो ये प्रेशर और एंथैल्पी, एंथैल्पी यहाँ आती है। तो ये बताया कि 1 से साइकिल स्टार्ट होती है, तो 1 से 2 में क्या होता है, ये आपका प्रेशर ये ना, यहाँ पे कंप्रेशर इंक्रीज होगा, तो यहाँ पे क्या लगा होता है, कंप्रेशर लगा होता है। फिर 2 से क्या होगा, वेपर आपका देखो ये सुपर हीटेड रीजन होता है, ये सुपर हीट वेपर रीजन है, क्योंकि इसके इधर क्या होते हैं, सब वेपर है, इसके इधर क्या है, सब लिक्विड है। तो ये 2 से 3 आता है, फिर 3 से 4 स्ट्रेट लाइन आती है, और ये 1, तो यहाँ पे इवेपोरेटर होता है,
यहाँ पे कंडेंसेशन होता है और यहाँ पे एक्सपेंशन होता है। तो यहाँ भी देखोगे तो कंप्रेशर के एग्जिट में क्या सुपर हीटेड है, और यहाँ पे क्या देखो सैचुरेटेड है, ये आपको इस लाइन पर आता है। तो कंडीशन ऑफ अ रेफ्रिजरेंट एट द एग्जिट ऑफ द कंप्रेसर, कंप्रेसर के बाहर निकलता है कैसे निकलता है, सुपर हीटेड वेपर, चाहे यहाँ से देख लो चाहे यहाँ से देख लो। तो सैचुरेटेड लिक्विड नहीं, वेट वेपर नहीं, ड्राई सैचुरेटेड वेपर तो एंटर करता है, ड्राई वेपर क्या करता है, एंटर करता है, और सुपर हीटेड वेपर बाहर निकलता है। तो सुपर हीटेड वेपर इज योर राइट आंसर। ये पूरा देखो साइकिल बता रखी है, और ये प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम भी बना रखा है। प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम बनाने की ट्रिक क्या थी, ये है सिंपल, ऐसे करो 1 2 इट इज 3 और ये 4। तो ये पता होना चाहिए आपको ये कौन सा पॉइंट है सुपर हीटेड, और ये क्या होती है वेपर। इस पॉइंट पर अगर इस कर्व को जो भी पॉइंट टच कर रहा होगा वो दोनों पॉइंट सैचुरेटेड होंगे, ये भी सैचुरेटेड होगा, ये भी सैचुरेटेड होगा। ये इस कर्व के इधर है तो ये लिक्विड हो जाएगा, राइट, क्योंकि और ये इस कर्व के इधर है तो ये वेपर हो जाएगा। यहाँ पे लगा होता है कंप्रेशर, कंप्रेशर का उल्टा एक्सपेंशन, कंप्रेशर के बाद C2C एक साथ आते हैं तो यहाँ पे कंडेंसेशन हो जाएगा, कंडेंसेशन का उल्टा इवेपोरेटर। और ये और H1 की कभी एंथैल्पी गिवन नहीं होती, तो H1 की एंथैल्पी, सॉरी ये 4 है, तो H4 की एंथैल्पी जो है H3 की बराबर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फ्रेशली हार्वेस्टेड श्रिम्प्स ऑफ 100 kg, ये 100 kg के हमारे पास क्या श्रिम्प्स हैं, ठीक है। हैविंग एन इनिशियल टेम्परेचर रखा है इनका 25 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट्स माई T1, आर फ्रोजन टू बी -18, इसको कहाँ तक लेके आना है हमें, -18 डिग्री सेंटीग्रेड, दैट माई T2। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द श्रिम्प, पूरे श्रिम्प की दे रखी है, राइट, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट होगा कहीं, और द स्पेसिफिक हीट ऑफ द श्रिम्प अबव एंड द बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो TF आपका 0 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। अच्छा, अबव CP अबव दे रखी है, यानी फ्रीजिंग पॉइंट से ऊपर, तो CP1 से इसको दिखा देता 3.64 किलो जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसी CP2 दे रखी है हमें फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो, दैट इज 2.01 किलो जूल बाई kg डिग्री सेंटीग्रेड। कंसीडरिंग लेटेंट टू द फ्यूजन, हो जाएगी L, इट इज 240 किलो जूल पर kg, राइट। द हीट रिमूव ड्यूरिंग प्रोसेस निकालना है। अब देखो क्या हम वाटर का मास और सॉलिड का मास निकाल सकते हैं, अलग अलग नहीं गिवन है, तो हम पूरे प्रोडक्ट को एक ही कंसीडर करेंगे। तो अगर हम एक ही कंसीडर करेंगे तो पहले इसका टेम्परेचर 25 से 0 आएगा, तो वो क्या हो जाएगा MCP डेल्टा T, तो MCP, राइट, तो ये हो जाएगी CP1, राइट, 25 से 0 आएगा तो 25 माइनस का 0, फिर जब 0 पे आएगा तो 0 में इसका फेस चेंज होगा। अब ये क्रिस्टल, अब ये जो होंगे आई से क्रिस्टल बनेंगे, ठंडा कर रहे हैं ना, बर्फ बनेगी, वाटर जो भी इसके अंदर वाटर होगा। अब ये मानेंगे पूरा प्रोडक्ट का मास वाटर में बन, वो आई से बन रहा है, क्योंकि हमारे पास MW गिवन ही नहीं है, तो विल एज्यूम दैट M/L, क्या भाई इतना अभी फेस चेंज होगा 0 डिग्री पॉइंट पर। फिर अब जब ये आइस बन गया तो अब इसकी ये वाली हीट लगेगी, दैट इज MC2। अब कहाँ से ला रहा है, 0 से -18, राइट, पहले 25 से 0 गया, अब 0 से -18 जाएगा, तो 0 माइनस -18, सिंपल है, तो इसमें कुछ है नहीं। M की बना 100 kg, राइट, Q डिवाइड बाई टाइम भी तो होगा, क्योंकि अगर आप इसी यूनिट देखोगे तो ये kg में, ये किलो जूल, kg डिग्री सेंटीग्रेड में, तो kg के डिग्री सेंटीग्रेड किलो जूल में आएगा, राइट, हमें तो किलो जूल पर सेकंड में निकालना होता है वोट में। तो टाइम भी देखो, दिस कंसीडरिंग द, अच्छा किलो जूल में ही निकालना है बस, फिर तो आसान ही हो गया, फिर तो एक ही लाइन का है। फिर ये क्या क्वेश्चन था, 100 इंटू, देखो इतना आसान क्वेश्चन भी आते हैं, प्लस का 100 इंटू 2.01 इंटू 18, तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आ रही है 36718 किलो जूल, 36718 किलो जूल, ये जूल में आ गई। देखो पूरा सॉल्व कर रखा है कि 25 से 0 में स्पेसिफिक हीट ये थी, 0 में ये यहाँ पे फेस नहीं हो रहा है। हम MW और MS अलग से नहीं निकाल सकते, इसलिए हमने पूरे मास ऑफ द ले लिया सॉलिड का। नेक्स्ट देखो, a cold storage takes 5 hours to bring down the temperature of 100 metric ton of the potato, right? ये कितना टाइम लेता है, 5 hours का टाइम लेता है, ठीक है। और ये M कितना है, 100 मेट्रिक टन, 100 और 1 टन में कितने होते हैं, 10 के बाद 3 kg होते हैं, तो इतने kg पोटैटो है। फ्रॉम 35 डिग्री टू 8 डिग्री सेंटीग्रेड, टेम्परेचर कहाँ से लाना है हमें, 35 से 8 डिग्री लेकर आना है, ठीक है। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द पोटैटो, ये स्पेसिफिक हीट ऑफ द पोटैटो रखी है, CP कितनी रखी है, 3.1 किलो जूल पर kg डिग्री सेंटीग्रेड। द कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस एंड द लेटेंट हीट ऑफ द वेपराइजेशन रखा है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितना है, 3.66, एंड द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एट एन इवेपोरेशन टेम्परेचर,
ये लैम्डा कितनी है, डेट इज 230 किलो जूल पर केजी। ये किसकी होती है, आपकी वेपर की, राइट। एम लोड लोड से मल्टीप्लाई करते हैं। नेग्लेक्टिंग द रेफ्रिजरेशन लोड है नहीं, एज्यूमिंग द पावर वैल्यू ऑफ रेफ्रिजरेशन फ्लो रेट हमें निकालना है, यानी एम नोट एंड द पावर इनपुट ऑफ द कंप्रेसर। तो अगर हम ये डायग्राम बनाए कंप्रेसर का, सर इसमें ये वर्क होता है, वर्क डन, ये इसमें क्यूएल हीट लेता है टीएल से और ये टीएच को ट्रांसफर करता है, राइट। तो ये आपका जो क्यूएल है, ये आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, ये अब कूलिंग कर रहा है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू क्यूएल। क्या मतलब होता है, जितना रेफ्रिजरेशन गेन करेगा, राइट। आपका रेफ्रिजरेंट वो क्या होता है इवेपोरेटर में, ये देखो रेफ्रिजरेंट आया एम नोट से, ये आपका लिक्विड से वेपर बनेगा तो ये हीट लूज करेगा, तो एम नोट लैम्डा, सॉरी ये हीट गेन करेगा, और प्रोडक्ट जो आपको ठंडा करना है वो हीट लूज करेगा। भाई वो प्रोडक्ट गर्म है, उसको ठंडा करना है तो वो हीट लूज करेगा, इक्वल टू प्रोडक्ट गेनिंग हीट, तो वही लगेगा यहाँ पर। तो ये आपको हो जाएगा प्रोडक्ट इट इज लूजिंग हीट, प्रोडक्ट आपका लूज कर रहा है, इज इक्वल टू रेफ्रिजरेंट गेनिंग हीट, रेफ्रिजरेंट गेनिंग हीट। तो प्रोडक्ट कितनी लूज हीट कर रहा है कि 35 से 8 डिग्री में आ रहा है, इतना मास है, इतना दे रखा है, तो हो जाएगा एम सी पी डेल्टा टी डिवाइड बाई टाइम, ताकि ये भी किलो वोट में आए, और रेफ्रिजरेंट इफेक्ट एम नोट लैम्डा ये भी आपका किलो वोट में है। सिंपल आपको इक्वेट करना है बस, तो कर दो। तो सर क्यू एल इज इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू हो जाएगा एम नोट लैम्डा इक्वल टू एम सी पी डेल्टा टी डिवाइड बाई टाइम। दैट सिंपल, एक लाइन की क्वेश्चन है। तो एम नोट यूनिटी बैलेंस कर लो, ये केजी पर सेकंड है और ये आपकी किलो जूल पर केजी में होती है, तो इस साइड भी किलो वोट आएगा, इस साइड भी किलो वोट आएगा। तो एम नोट लैम्डा कितना है आपका 230, ताकि ये केजी पर सेकंड में है, क्योंकि इसको हम रख रहे हैं किलो जूल पर केजी में, ये किलो वोट में आ जाएगा, इक्वल टू एम, ये तो आपका था रेफ्रिजरेंट का, और ये किसी प्रॉपर्टी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट में कितना 100 मैट्रिक टन, तो 100 रहेंगे और 3, इनकी स्पेसिफिक हीट कितनी है 3.1, और टेम्परेचर कहाँ से लेकर आना है 35 से 8 में, और कितना टाइम में 5 आवर में, तो 5 आवर कर दो, 5 इंटू 36, तो ये भी आपका किलो वोट में आ जाएगा, ये भी किलो वोट में आएगा। तो अगर आप अब ये एम नोट सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 2.021 kg पर सेकेंड, मिनट में निकालना 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 2.021 इंटू 60 kg पर मिनट, तो आपका आ जाएगा 121.30 kg पर मिनट। तो एम नोट तो आपका ये हो गया, राइट, 121 kg पर मिनट। ऐसे आपका पावर इनपुट भी निकालना है, पावर इनपुट क्या होगा सर, ये रहा मेरा वर्क डन, राइट, ये मेरा क्यू एल इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है कि वो आपका इवेपोरेटर टी एल वाले से टेम्परेचर को टी एच में फेंकता है, और हीट ट्रांसफर तो सराउंडिंग कितनी होती है क्यू एच होती है। तो उन्होंने पूछा क्या वर्क डन, पूछा सी ओ पी गिवन है, सी ओ पी कितना है सर, सी ओ पी मेरा होता है डेट इज एक्चुअल वर्क डन डिवाइड बाई, सॉरी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आउटपुट डिवाइड बाई इनपुट वर्क डन। तो सी ओ पी गिवन है कितनी, हम मान लेंगे दोनों में कोई रिलेशन है, दोनों के सी ओ पी बराबर हैं, तो 3.66। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अभी हमने निकाला था, सॉरी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैसे निकालोगे, अब रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकाल लो एम डॉट लैम्डा से, एम डॉट आपका कितना आया था केजी पर सेकंड में आया था 2.021 केजी पर सेकंड, और ये है 230 किलो जूल पर केजी। तो अगर आप ये निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा डेट इज़ 465 किलो वोट, तो डेट इज़ 465 बाई डब्लू, तो वर्क डन निकालोगे तो 465 बाई 3.66 डेट इज़ 127.049 किलो वोट, तो 127.1, ए इज राइट आंसर। क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है ये, देखो नेक्स्ट करो। अ चिलर वर्किंग ऑन मैकेनिकल वेपर कंप्रेशन सिस्टम COP गिवन है, इट इज 4.5 इज यूज फॉर अ कूलिंग दिस मच मिल्क, 12,500 kg ऑफ मिल्क है, CP गिवन है 3.8 किलो जूल पर kg केल्विन, फ्रॉम 30 डिग्री टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड, इसको लेकर जाना है 30 डिग्री से 4 डिग्री, टाइम गिवन है 3 आवर्स का, राइट। एज्यूमिंग द आइडियल कंप्रेशन प्रोसेस से पावर कंज्यूम्ड बाय द इलेक्ट्रिकल मोटर हमें निकालना है, राइट। तो अगर आपको पता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू क्या होता है मेरा एम नोट लैम्डा इक्वल टू प्रोडक्ट लूजिंग हीट, वही प्रोडक्ट लूज करेगा हीट, तभी तो रेफ्रिजरेंट गेन करेगा इवेपोरेटर, तो प्रोडक्ट आपका 30 डिग्री से 4 डिग्री ठंडा हो रहा है, इसके CP की बना टाइम है तो ये निकाल दो, तो जाएगा एम सी पी डेल्टा टी डिवाइड बाई टाइम। तो एम आपको आ जाएगा पूरा एक ही प्रोडक्ट है 12,500 kg, CP 3.8 है, कहाँ से आ रहा है एम सी पी डेल्टा डी 430 माइनस 4 डिवाइड टाइम कितना है 3 इंटू 3600। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, राइट, तो आपका ये आ जाएगा
114.35 किलोवाट, राइट। निकालना किसमें, टन में निकालना है। एक टन ऑफ रेफ्रिजरेशन एग्जैक्ट यूज करना 3.517 किलोवाट के बराबर होता है। तो अगर 1 किलोवाट में कितना हो जाएगा, 1 TR/3.517, 1 किलोवाट में। तो अगर टन में निकालना है तो 3.517 से मल्टीप्लाई करो, TR में आ जाएगा। तो अगर ये करोगे तो आपका आ जाएगा 32.57 TR। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट तो आपका ये आ गया, राइट। और क्या निकालना है, इलेक्ट्रिकल मोटर की पावर निकालनी है। तो मान लो कि इसने ये W काम करा, राइट। ये QLE जो आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर होती है, TL टेम्परेचर से TH को ट्रांसफर करता है, यूँ करता है। तो आपको होता है COP ऑफ एक्चुअल साइकिल मेरी क्या होती थी, डेट्स माई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई W। अब देखो यहाँ पे क्या गिवन है, COP, राइट। कहाँ गया द रेफ्री, ये COP 4.5 इज गिवन। तो हम ये मानेंगे कि दोनों बराबर हैं, COP ऑफ नॉट COP का नोट। अगर कुछ भी करनी है हम दोनों हमेशा बराबर ही लेते हैं। तो सिंपल आपका 4.5 है, एक्चुअली गिवन है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना हो जाएगा, किलोवाट में था 114.35 डिवाइड बाई W। तो W आपका आ जाएगा 25.41 किलोवाट। तो ये W आपका 1 किलोवाट में है, और जो रेफ्रिजरेशन आपका इफेक्ट आया था वो 114.35 किलोवाट में था, और जो टन में निकाला था तो वो 32.57 TR आया था। तो 32.57 TR और 25.4 किलोवाट। तो आपका ये आंसर हो गया। नेक्स्ट, 1 टन ऑफ अ मैरीन फिशरी पोटैटोस, मास कितना है, 1 टन है, यानी 3 kg। पोटैटोस आर डाउन फ्रॉम 32 डिग्री से -18 पे लेकर जाना है। 32 डिग्री से कहाँ पे लेके जाना है सर, -18 डिग्री पर। टाइम कितना है, हाफ एन आवर, यानी 0.5 आवर्स में, राइट। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, अब देखो वाटर का अलग दे दिया मास हमें। तो मास ऑफ वाटर मुझे गिवन है 85% वाटर। तो यानी अगर 1 किलो में वो है तो आपका ये कितना हो जाएगा, 850 kg। अगर 1000 kg टोटल है, राइट, तो उसमें 85% है, तो निकाल लोगे 85% ऑफ 1000 कितना आएगा, 850। ऐसे ही अगर आप सॉलिड देखोगे तो कितना आएगा, 1000 माइनस 850, डेट इज 150 सॉलिड हो जाएंगे इसमें। मतलब जो पूरी फिश थी उसमें इतने वाटर है, इतना सॉलिड है, तब आगे पूरा मास जो है इतना है, ठीक है। तो इसका अच्छा डायग्राम बनाते हैं। देखो यहाँ पे रहा, हमें कहाँ से कहाँ लेके जाना है सर, 32 डिग्री से -8। तो अगर लिखा है 32 डिग्री से कहाँ लेके जाना है, -18 डिग्री तक, ये रहा, ठीक है। अब फ्रीजिंग पॉइंट इसका दे रखा है -0.3, यानी ये फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, -0.3, इसके बीच में ये फ्रीज होगा, यहाँ पर होगा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द फ्रेश एंड द फ्रोजन फिश सॉलिड, यानी ये सॉलिड्स की, देखो अब आपको पता है कि टोटल मास मेरा कितना था, 1000 था। लेकिन अब हमें पता है कि मास ऑफ सॉलिड कितना है, 150 है, मास ऑफ वाटर कितना, 850 kg है, राइट। तो हमें सॉलिड की भी स्पेसिफिक हीट गिवन है, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, इसके एबव और बिलिंग दोनों में गिवन है, राइट। तो अब अगर मैं देखूं तो सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कितनी है, तो CPS1 ये आ जाएगा 3.2 की भाई फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर, और सॉलिड की CPS2 फ्रीजिंग पॉइंट के बिलो कितनी है, 1.8, ये रहा। ऐसी वाटर की भी गिवन है, फ्रेश वाटर एंड द आइस। वो बोल रहा है कि आपको अलग अलग सबकी निकालनी, कैलकुलेट करना है। CP वाटर की कितनी है, 4.2, डेट इज अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, और बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट जो आइस हो बन जाएगा CPW2 कितनी हो जाएगी, 2.2, राइट। देखो वाटर की भी गिवन है, स्पेसिफिक होता है फ्रेश वाटर, ये आपका फ्रेश वाटर एंड ऑफ आइस, जब ठंडा होगा तो आइस बनेगा, ठीक है। रेडिएंट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, ये रेडिएंट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन की गिवन है 335। रेडिएंट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन का मतलब क्या है, जब पानी को ठंडा करते हैं तो आइस से क्रिस्टल बनते हैं। अब आपको पता है कि जब हमारे पास मास ऑफ W गिवन होता है तो हम सिर्फ MW को L से मल्टीप्लाई करते हैं, क्यों, क्योंकि पानी आपका सिर्फ कन्वर्ट होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू QL क्या होता था, मैंने बताया था पूरी हीट ट्रांसफर। तो सॉलिड भी हीट ट्रांसफर करेगा, देखो कैसे निकालेंगे। तो सॉलिड आपका MS है, ये MS इंटू CPS1। पहले सॉलिड देखो यहां से यहां जा रहा है, 32 से -3, 32 से -0.3 गया। ऐसे ही वाटर जाएगा यहां से, वाटर कितना है सर, वाटर आपका ये रहा 850 इंटू CPW कितना है 4.2, ये कितने आ रहा है 32 से -3, ये चला गया। दोनों को हमने लिख दिया कि हाँ भाई सॉलिड में हम यहाँ पे 150 रख देंगे, वाटर में 850 रख देंगे, ठीक है। प्लस यहाँ पे अब लेरेन हीट होगी। लेरेन हीट कौन करेगा, कौन फेस इन करेगा, जो पानी के अंदर वाटर होगा वही सिर्फ ठंडा होगा, आइस क्रिस्टल में कन्वर्ट होगा, वही फ्रीज होगा। तो यानी MW इंटू L, ये रहा। प्लस अब ये फिर से हीट लूज करेंगे, तो सॉलिड कितना है MS इंटू CPS2, राइट, ये 1.8 है, और अब कितने आएगा -0.3 से -18 तक। ऐसी वाटर वाला पार्ट भी आएगा, MW इंटू CPW2, ये भी -0.3 से +18। तो कुल मिला के क्या हुआ,
तो सर अगर हम ये देखें यहाँ पर, तो सर आपका ये था 32 से हमें -18 पे आना है, तो हमें यहाँ पे सबकी गिवन थी ये -0.3 पे। सॉलिड की भी हम अलग निकाल लेंगे, और ये रहा सॉलिड, सॉलिड की भी गिवन है 3.2, 1.8, और सॉलिड का मास कितना है आपका 150। वाटर के अलग निकाल लेंगे 850, ये गिवन है 4.2 और 2.2। तो इसकी यहां तक डिक्रीज होने में, इसकी यहां तक डिक्रीज होने में, इसकी यहां तक डिक्रीज होने में, इसकी यहां तक डिक्रीज होने, जब लेटेंट हीट में मल्टीप्लाई करेंगे वो सिर्फ एमडब्ल्यू से करेंगे, तो ये आपकी टोटल हीट आएगी। और डिवाइड बाई टाइम दे रखा है, टाइम देखो कितना है, हाफ एन आवर, तो हाफ एन आवर का मतलब हो गया टी इज इक्वल टू 0.5 आवर, यानी 0.5 इंटू 3600 ये। तो अगर आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 150 इंटू 3.2, ये सॉलिड वाला आ जाएगा 32 माइनस का 0.3, राइट, ये रहा, प्लस ऐसे ही ये जाएगा 850 इंटू 4.2, ये आपको हो जाएगा 32 माइनस का 0.3। ठीक है, अब यहाँ पे लेटेंट टू द क्रिस्टलाइजेशन होगा, मास ऑफ वाटर कितना 850, और लेटेंट टू द क्रिस्टलाइजेशन कितनी है 335। अब ये फ्रेश वाटर जाएगा, तो ये फ्रेश वाटर कितना है आपका, सॉरी पहले सॉलिड जाएगा, सॉलिड कितना है 150 इंटू 1.8, ऊपर वाले सॉलिड को दिखा रखा है ना, -0.3 से +18, ऐसे ही प्लस ये जाएगा 850 का, 850 इंटू 2.2, इट इज -0.3 + 18, ये सब किलो जूल में होगा, डिवाइड बाई 0.5 इंटू 3600, राइट। इसको अगर आप ऐड करोगे दोनों को, राइट, टोटल हीट ट्रांसफर अगर आप करोगे तो ये आपकी आएगी, टोटल हीट ट्रांसफर यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, Q इज इक्वल टू, राइट, वो आपकी आ रही है 433160 + 20283, राइट, ये आपकी आएगी। आपको पता है कि मेरा COP क्या होता है, COP दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई वर्क, क्योंकि दोनों कार्नोट और उसकी अलग तो गिवन है नहीं, दोनों की दोनों सेम है, तो वही जो COP गिवन है वही हम लेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई W। तो ये हमारा टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका ये है टोटल, तो रख दो यहाँ पे 433160 + 20283, राइट, सॉरी ये Q आपका टोटल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आया 251.91 किलोवाट, कितना आया सर, ये रहा 251.91 किलोवाट, 251 W, और COP कितनी गिवन है आपको, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 3.66, तो 3.66 दैट इज 251.91 बाई W, तो W आपका आ जाएगा 68.828 किलोवाट, 68.828 किलोवाट। तो ये पूरा सॉल्व भी कर रखा है, देखो 32 से गए, ये सॉलिड की अलग निकाल रखी है, वाटर की अलग निकाल रखी है, करोगे दोनों को ऐड करोगे तो आ जाएगा 250.91, फिर COP से सॉल्व कर लोगे। नेक्स्ट, इन अ कोल्ड स्टोरेज 10 मेट्रिक टन ऑफ द पोटैटो, राइट, 10 मेट्रिक टन m इक्वल टू 10, और 1 टन और 10 की 3 kg, 10 की 3 kg पोटैटो इज टू बी ब्रोड डाउन फ्रॉम 30 डिग्री टू 8 डिग्री, अभी 30 डिग्री से हमें 8 डिग्री लेकर आना है स्टोरेज इन द 6 आवर्स, टाइम कितना है मेरा 6 आवर का टाइम है, 6 hours of air loss and evaporating temperature of this. Specific cavity of the potato is 3.2, एक ही स्पेसिफिक कैविटी यूनिट 3.2, क्योंकि हम फ्रीजी बटन जा ही नहीं रहे, सिंपल 32-60 लेके जा रहे हैं, फेज ही चेंज नहीं हो रहा, 0 डिग्री पे बाल माइनस पे होता है ना फेज चेंज, तो COP ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल और COP ऑफ एक्चुअल और COP ऑफ कार्नोट दोनों बराबर हैं, इसका मतलब, क्योंकि जो लिख देना ना COP ऑफ रेफ्रिजरेशन साइकिल, इसका मतलब है कि वो कार्नोट और उसकी अलग अलग बात नहीं कर रहा, राइट। 4.2 विद इवेपोरेटिंग लोड एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी, अब ये क्या होती है, इवेपोरेटिंग लोड, जो इवेपोरेटर से लोड एक्सट्रैक्ट कर रहा होगा, यानी लैम्डा, क्योंकि रेफ्रिजरेंट तो लोड खींचता है उसका, वो हीट उसको देगा और ये हीट गेन करेगा, तो ये क्या गिवन है हमें लैम्डा, इसको हम लोड एक्सट्रैक्शन कैपेसिटी बोलते हैं, इसको हम रिलेटिव वेपराइजेशन ही बोलते हैं। कितना है 202 किलो जूल पर kg, ये रहा, लाइक नेगलेक्टिंग द रेस्पिरेशन रेट, रेफ्रिजरेंट फ्लो रेट निकालना एंड द कंप्रेशन पावर, तो सिंपल आपका रेफ्रिजरेशन फ्लो रेट, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है m डॉट लैम्डा, और ये कितनी प्रोडक्ट हीट लूज करेगा, ये होता है प्रोडक्ट लूजिंग हीट प्लस रेस्पिरेशन हीट भी होती है। अब रेस्पिरेशन हीट नेग्लेक्ट कर रखी है, देखो किसी क्वेश्चन में अगर रेस्पिरेशन हीट है तो उसको भी ऐड करना, कि मतलब प्रोडक्ट तो हीट लूज करता ही है, प्लस वो आमने सामने का जो आपके मान लो कि किसी फ्रिज को ठंडा कर रहे हो तो वो सांस भी हम मानते हैं कि वो पौधे जीवे होते हैं ना, पौधे सांस वगैरह लेते हैं, उसमें हीट लूज होती है, तो दोनों हीट को जोड़ के हम कैलकुलेशन करते हैं। तो यहाँ पे रेस्पिरेशन हीट लिखा है, नेग्लेक्टिंग द रेस्पिरेशन लोड, रेस्पिरेशन लोड अगर 0 है तो प्रोडक्ट हीट ही हो जाएगी, तो प्रोडक्ट अगर हीट का लॉस निकालना तो हो जाएगा MCP डेल्टा टी, एम कितना है 10⁻³ CP कितना है 3.2, 30 से 8 गया, डिवाइड बाई टाइम कितना है 6 × 3600, और ये हो जाएगा m0 इंटू लैम्डा के बराबर, डेट इज 210, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये पूरा आपका आ जाएगा
इट इज़ 32.59 किलोवाट के, और एम नोट की वैल्यू निकालोगे तो एम नोट आपका आ जाएगा 0.1552 kg पर सेकेंड, और kg पर मिनट में अगर 60 से मल्टीप्लाई कर दो तो 0.1552 इंटू 60 तो आ जाएगा 9.312 kg पर मिनट। तो एम मास फ्लो रेट तो ये आ गया 9.3 kg पर मिनट। और क्या निकालना है हमें, कंप्रेसर पावर निकालना है हमें। सीओपी गिवन है ए की, सीओपी कितनी गिवन है 4.2, यानी एचएल पर कार्नोट दोनों बराबर हैं 4.2, और ये किसके बराबर होती है, आउटपुट कितना है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई डब्ल्यू। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अभी हमने निकाला कितना है 32.59 किलोवाट, तो डब्ल्यू आपको आ जाएगा 32.59 डिवाइड बाई 4.2 दैट इज 7.76 किलोवाट। तो सी इज योर राइट आंसर। कैसे में कुछ है ना, एक ही लाइन में आपको याद करना है, दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू एम नोट लैम्डा इज इक्वल टू प्रोडक्ट लूजिंग हीट प्लस रेस्पिरेशन हीट। ये ध्यान रखना कि ये किलोवाट में निकालना, ये सभी किलोवाट में, ये भी किलोवाट में, ये रहा। और अगर सीओपी गिवन नहीं है तो सीओपी ऑफ एक्चुअल इज इक्वल टू सीओपी ऑफ कार्नोट, देखो सब बराबर कर दो, इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट 99% में हमारे बराबर ही रहती हैं, इक्वल टू टी एल बाई टी एच माइनस टी एल। ये रहा। अगर अलग अलग दे रखी है, अलग अलग वाले क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो हम अलग अलग ले लेंगे, अगर नहीं मेंशन नहीं है तो आग बंद करके एक ही वो ले लेंगे, बराबर ले लेंगे बस। नेक्स्ट देखो, गेट जो हर 15 कैस्केड रेफ्रिजरेशन, इन अ कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम द सीओपी ऑफ कूलिंग साइकिल गिवन है आपको एंड द कैस्केड साइकिल। तो कैस्केड रेफ्रिजरेशन सिस्टम क्या होता था, कुछ भी नहीं होता था सर, ये आपका एक टीएल टेम्परेचर है, इसमें एक कंप्रेशर ये लगेगा, एक कंप्रेशर ये लगेगा, राइट, और इनके बीच में लगेगा लिक्विड रिजर्वायर, इसको हम बोलते हैं रिजर्वायर। तो बेसिकली होगा क्या सर, ये Q1 हीट लेगा, W1 काम करेगा, राइट, और ये Q2 हीट जो है यहाँ छोड़ेगा। अब रिजर्वायर उस हीट को स्टोर करेगा, फिर Q2 डैश यहाँ पे छोड़ेगा, ये W2 काम करेगा और ये Q3 हीट को यहाँ छोड़ेगा। तो ये आपका पूरी कैस्केड सिस्टम होता है। नीचे वाली साइकिल लो टेम्परेचर के पास है इसलिए एल आ रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा कूलिंग साइकिल, इसको बोलते हैं कूलिंग साइकिल या लो टेम्परेचर साइकिल। ऊपर वाले साइकिल को हम बोलते हैं कैस्केड साइकिल या हाई टेम्परेचर साइकिल, हाई टेम्परेचर साइकिल, क्योंकि हाई टेम्परेचर के पास है। तो गिवन है सीओपी ऑफ अ कूलिंग साइकिल गिवन है, तो यहाँ पे लिखो सीओपी, इसको सिस्टम को दिखाते हैं 1 से, कूलिंग सिस्टम को, और कैस्केड सिस्टम को दिखा रहे हैं 2 से। तो सीओपी ऑफ कूलिंग यानी 1 की गिवन है 3.6 और सीओपी ऑफ कैस्केड गिवन है 4.2, तो सीओपी ऑफ 2 कितना गिवन है 4.2। ये रहा। एक 1 टनेज में रिलेशनशिप दे रखी है हमें, ऑफ द कूलिंग साइकिल इज 15। हमें टनेज का मतलब रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी Q1 भी गिवन है, किसकी, कूलिंग साइकिल की 15 है, 15 TR है। इफ द टनेज ऑफ अ कूलिंग साइकिल इज 15 TR, इसका मतलब जो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है कूलिंग साइकिल वो 15 TR है, 15 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, ठीक है। एंड द कैस्केड रिमूव 70% ऑफ द टोटल हीट रिजेक्टेड इन लिक्विड रिजर्वायर इन द कूलिंग साइकिल। अब जो आपको यहां से लिक्विड रिजर्वायर में हीट रिजेक्ट कर रहा होगा कैस्केड, उसका ये जो Q2 आ रहा होगा, ये अब देखो ये Q2 आई, Q2 डैश पूरी ना करके लिख रहा है कैस्केड सिस्टम, ये जो कैस्केड सिस्टम है ये रिमूव करता है 70% ऑफ द टोटल हीट रिजेक्टेड इन द लिक्विड रिजर्वायर ऑफ द कूलिंग साइकिल। जो कूलिंग साइकिल से Q2 हीट आ रही थी उसका 70% ही ये आपका हीट रिजेक्ट कर पाएगा ये कैस्केड वाला, यानी कैस्केड जो है जो कूलिंग साइकिल से आ रही है उसका 70% कर पाएगा, ठीक है। तो Q2 प्राइम आपका इसके इक्वल हो गया। हमें पावर रिक्वायर्ड निकालना सब कुछ, तो अगर आप पूरे दिमाग से चलोगे तो COP1 का मतलब क्या हुआ, COP1 का मतलब हुआ इसका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इट इज Q1 डिवाइड बाई वर्क डन W1, सिंपल। Q1 हमको गिवन है 15 TR, तो Q1 के लो निकालो, 15 इंटू एक TR भी गिवन है 3.52, तो ये आपका आ जाएगा 52.7555 किलोवाट। तो इसकी जगह यहाँ पे रख दो, दैट इज 52.7555 किलोवाट। तो यहाँ से हमारा W1 आ जाएगा। तो W1 अगर आप सॉल्व करोगे तो W1 आपका आ रहा है 14.258 किलोवाट में, तो किलोवाट में भी निकालना है हमें और एचपी में निकालना है, तो 14.25 किलोवाट, और अगर एचपी में निकालोगे तो 14.258 डिवाइड बाई 0.746 कर दो, ये आपका एचपी में आ जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आपका आ गया 19.12 एचपी, राइट। तो ये आपका W1 आ गया, राइट। तो अगर आपका W1 किलोवाट में भी लिख लो 14.258 किलोवाट इक्वल टू 9.18 एचपी, ये किलोवाट में और एचपी में, ठीक है। तो आपने W1 निकाल लिया, Q1 आपको क्वेश्चन में गिवन था 15 TR जो भी आपने निकाला था, राइट। तो अब तो कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में, तो सर ये था आपकी पहली साइकिल में, देखो आपने W1 निकाल लिया। W1 आपका कितना आया सर, W1 मेरा आया दैट इज 14.258 किलोवाट, और Q1 आपने पहले ये बनता है दैट इज 15 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, उसे कन्वर्ट करोगे तो 52.755 किलोवाट। तो अब ये इन दोनों को मिला Q2 आएगी, Q2 क्या जाएगा
W1 प्लस Q1, राइट। तो आपको हो जाएगा डेट इज 52.755 प्लस 14.258 डेट इज 67.013। तो ये आपकी Q2 हीट आएगी, फिर ये आपके लिक्विड रिजर्वायर में आएगी। लिक्विड रिजर्वायर जो है Q2 प्राइम निकालता है, राइट, क्योंकि इसकी हीट का 70% ट्रांसफर कर जा रहा है। जो हीट ये इसको छोड़ रहा है कि इतने इसी हीट ट्रांसफर कर दी 0.6 इंटू 7.03, इसकी 70% हीट ट्रांसफर करेगा। तो Q2 प्राइम अगर निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा 46.90, क्वेश्चन में गिवन है। अब ये Q2 डैश यहाँ पे गया, कंप्रेसर यहाँ पे काम कर रहा है, ये इसका WT काम है और ये Q3 काम है। तो अगर इसकी COP देखो कैस्केड की COP 4.2 था, तो ये किसके इक्वल होगा, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इससे क्या हो जाएगा, ये Q2 प्राइम बाई W2। तो ये 4.2 Q2 प्राइम आप निकाल चुके 46.90, यहाँ से W2 निकाल दो, तो W2 आपको आ जाएगा डेट इज 46.90 डिवाइड बाई 4.2, राइट। तो आपका आ जाएगा डेट इज 11.168 किलोवाट। और HP में कन्वर्ट करोगे तो 11.168 डिवाइड बाई 0.746 HP। ये बताना चाहिए एक HP में 0.746 किलोवाट होते हैं, तो किलोवाट HP कन्वर्ट डिवाइड करना पड़ता है। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 14.97 HP। तो ये 14.97 HP आई, और इस पहले वाले की आपकी आई थी 19.13 HP। तो ये आपका जो सी आंसर है वो ठीक हो गया। हमें पूछा गया ना पावर रिक्वायर्ड बाय द कूलिंग साइकिल की 19.13 है और इसकी 14.97 है। ये ना बच्चों वाला क्वेश्चन था, ये पूरा सॉल्व भी कर रखा है। नेक्स्ट, इन अ कंटिन्यूअस बेल्ट फ्रीजर, राइट, फिश फिलेट एट अ फीड रेट ऑफ, फिश फिलेट का फीड रेट दे रखा है, इट इज M/T, इट इज 1000 kg/h, ठीक है। द अनफ्रोजन फिश हैविंग अ मॉइस्चर कंटेंट दे रखा हमें, मॉइस्चर कंटेंट कितना है, इट इज 85%, राइट। यानी आपका वो भी वेट बेसिस है। वेट बेसिस का मतलब क्या होता है, मास ऑफ वाटर डिवाइड बाई M टोटल, कितना है 85 है, यानी टोटल का 85% टोटल आपका ये है। तो ऐसी मास वाटर रेट निकालना है MWI टाइम, तो वो कितना हो जाएगा 850 kg/h, सिंपल है 85% इसका, राइट। ऐसी अगर सॉलिड का निकालना तो कितना हो जाएगा 150 kg/h, इसमें ऐसा कुछ था ही नहीं, ठीक है। प्रॉपर्टी ऑफ द फिश रखी है, लिमिट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, फिक्स फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ एंड डेंसिटी, द स्पेसिफिक कैपेसिटी अबव द फ्रीजिंग पॉइंट। देखो अब यहाँ पे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एक ही गिवन है, यहाँ पे अलग अलग नहीं है सॉलिड वाटर की। तो हम क्या करेंगे, पूरा एक सिंपल मास क्रिएट करेंगे, लेकिन हमें MW और MS गिवन है कि MWI टाइम भी गिवन है, हमें MSY टाइम भी गिवन है अलग अलग, क्योंकि ये आपका 150 kg/h है, सॉरी ये 850 kg/h है और ये 150 kg/h है, राइट। तो अब देखो आपको 25 डिग्री से कहाँ लेके जाना है, सर -20 डिग्री पर लेके जाना है। बीच में फ्रीजिंग पॉइंट होगा कि पहले 25 डिग्री पे फ्रीजिंग पॉइंट पर लेकर आओ, माइनस का 2.5 पर, राइट। पहले यहाँ पर लेकर आओ, ये स्पेसिफिक हीट होगी, फिर यहाँ पे इसकी फेस चेंज होगा, फेस चेंज कि आपका ये आइस बनेगा, और फिर आपका फिर से हीट डिक्रीज करेगा। लेकिन हमारे पास MW और MS अलग अलग है, लेकिन हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट है CP, अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिक हीट अबव द फ्रीजिंग हीट, ये पूरे प्रोडक्ट की है, होल प्रोडक्ट कितनी है 3.6 किलो जूल पर kg केल्विन। ऐसे ही यहाँ भी CP1 से दिखा दो और ये CP2 से, ये भी पूरे प्रोडक्ट होल प्रोडक्ट की गिवन है, कितनी है 1.97 किलो जूल पर kg के, अलग अलग गिवन नहीं है स्पेसिफिक हीट। तो हम कैसे करेंगे सर, पहला पूरा प्रोडक्ट, क्योंकि स्पेसिफिक पूरे प्रोडक्ट की है तो पूरा प्रोडक्ट लेंगे M, दैट इज 1000 kg/h। पहले पूरा प्रोडक्ट जो है आपका यहाँ से यहाँ डिक्रीज होगा टाइम इसका, तो हीट कितनी ट्रांसफर होगी, तो पूरे प्रोडक्ट का 1000 है, 1000 kg/h, राइट, इंटू 3.6 किलो जूल, और इनका 25 माइनस का 2.5, राइट, ये हो गया। प्लस यहाँ पे इसका फेस चेंज होगा, और फेस चेंज में सिर्फ आपका वाटर काम करेगा, तो वाटर कितना है 850 है, दैट इज 850 kg/h। अब ध्यान रखो यहाँ पे सिर्फ वाटर का लेंगे, क्योंकि आपके जब फेस चेंज होगा तो सिर्फ वाटर ही आपका आइस क्रिस्टल बनेगा, और वाटर का आपका मास गिवन भी है। अगर वाटर का मास गिवन नहीं होता तो हम टोटल फूड ले लेते, हम मानते कि पूरा का पूरा वो कन्वर्ट हो रहा है आपका पानी जो है आइस में बन रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ L से मल्टीप्लाई कैसे कराएंगे, रेडियन क्रिस्टलाइजेशन कितनी गिवन है आपकी, ये 330, क्योंकि वाटर आपका ये मेन है कि आपने MW लिया है बस। फिर आपको फिर से पूरा प्रोडक्ट लोगे 1000 का, क्यों, पूरा में 1000 की स्पेसिफिक हीट गिवन है, इट इज 1000 इंटू 1.973, ये आपको आ जाएगा माइनस का 2.5 से प्लस का 20, ये डिवाइड बाई kg/h में गिवन है, R मतलब 1 आवर में 36 सेकंड। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे, क्या करोगे, इफ यू सॉल्व इट, तो ये आपका आएगा 114.67 किलोवाट।
तो आपकी जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, दैट्स माय रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, और जो मेरी क्यू एल आई वो कितनी आई है, दैट इज 114.67 किलोवाट, राइट। और मेरी सीओपी ऑफ, अब देखो सीओपी एक ही मेंशन है ना, कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस होता है 2.5, अगर एक ही मैंने यहाँ एचएल पर कानून दोनों बराबर है, यानी एचएल देखिए दैट इज 2.50, ये किसके बराबर है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई वर्क डन। तो 2.50 दैट इज 114.67 बाई डब्ल्यू, डब्ल्यू आपको आ जाएगा 114.67 डिवाइड बाई 2.50, तो इसको सोल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 45.86 किलोवाट। नेक्स्ट देखो, द हॉर्स पावर ऑफ द मोटर रनिंग द कंप्रेशन ऑफ अ सीओपी, राइट। हमें निकालना है इसकी सीओपी गिवन है, कितना है, इट इज सीओपी इज 4.5, यानी सीओपी ऑफ एक्चुअल या आइडियल सब बराबर है 4.5, ठीक है। ये कि आपके होती है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई डब्ल्यू, तो ये तो बिल्कुल रटना सीख जाओ, ये कंप्रेशर है, डब्ल्यू काम करता है, ये क्यू एल हीट लेता है, इट इज क्यू एल इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये टी एल में टी एच में ट्रांसफर करता है, ठीक है। तो सीओपी आपकी इसे इक्वल होती है एक्चुअल सीओपी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई डब्ल्यू, यही गिवन है 4.5, राइट। हीट विद द रेफ्रिजरेशन का फ्लो रेट गिवन है, तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के भी दो फॉर्मूले होते हैं, एम नोट लैम्डा इज इक्वल टू वही प्रोडक्ट गेनिंग हीट, जैसे कैसे निकाल दो एम सी पी डेल्टा टी, वो डिपेंड करता है कैसे निकाल रहे हो बाई टाइम, ये सिंपल फॉर्मूले आपके रहते हैं। तो यहाँ पे देख लो ये गिवन है 4.5, राइट। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, एम डॉट लैम्डा बाई वर्क डन, तो ये 4.5, एम नोट कितना गिवन है 1.5 kg पर मिनट, तो इस सेकंड में निकाल दो 1.5 kg डिवाइड बाई 60 kg पर सेकंड में आ जाएगा, राइट। तो kg पर सेकंड करोगे तो यहीं पर रख दो 1.5 बाई 60, ये kg पर सेकंड में आ गया, और ये कितना है 200 किलो जूल पर kg, 200 किलो जूल पर kg, ये ठीक कर लेना, ये है 200 किलो जूल kg इनवर्स, राइट। तो आपका ये हो जाएगा दिस, इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये दिख रहा है केजी पर सेकंड में, तो केजी से केजी कैंसिल, किलोवाट में आएगा, तो और नीचे भी आपका डब्ल्यू किलोवाट में हो जाएगा, राइट। तो ये 4.5 इज इक्वल टू 1.5 इंटू 200 बाई 60 इंटू डब्ल्यू, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 1.5 60 इंटू 200 को सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है 5, तो 4.5 इक्वल टू 5 बाई डब्ल्यू, तो डब्ल्यू की वैल्यू आपकी आ रही है 1.11 किलोवाट। निकालना किस में, हॉर्स पावर में निकालना है मोटर, तो आपको पता है डब्ल्यू किससे चल रहा होता है, मोटर में, तो मोटर की जो पावर अगर कंप्रेशन की एफिशिएंसी नहीं गिवन है 100% ले लेंगे, तो डब्ल्यू आपका पी आई एन के बराबर होगा, राइट। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू पावर इनपुट इक्वल टू कितना है 1.11 किलोवाट, एच पी में निकालना है तो 1.11 डिवाइड बाई 0.746 एच पी, ये पता होना चाहिए एक हॉर्स पावर में 746 वोट होते हैं, इसे कन्वर्ट करोगे तो 0.746 किलोवाट, तो अगर किलोवाट को एच पी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइड करना होता है, तो करोगे तो कितना आ जाएगा 1.489 एच पी, यानी 1.5 एच पी, ये रहा। इसमें ऐसा क्या था, एक लेना क्वेश्चन था बच्चों वाला। आगे अगला क्वेश्चन देखो, 1000 यूनिट ऑफ द मिक्स फ्रूट बार, ये कितना यूनिट है 1000 यूनिट ऑफ अ मिक्स फ्रूट बार, वेइंग ईच वेइंग कितना है 100 ग्राम है, तो अगर एक का वेइंग 100 ग्राम है तो टोटल का मास ही निकालो, 1000 यूनिट है, एक का 100 ग्राम है, 100 ग्राम है, राइट। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करोगे तो 10 के ग्राम में, 1 ग्राम में 10 के माइनस 3 केजी होते हैं, तो करोगे तो आपका ये 100 केजी का ही प्रोडक्ट आ गया, ठीक है। हैविंग अ सरफेस एरिया ऑफ दिस, ये फ्रोजन का आ रहा है 70 डिग्री से -20 डिग्री पे, तो देखो 70 डिग्री पे हम कहाँ जा रहे हैं -20 डिग्री पर, बीच में फ्रीजिंग पॉइंट आएगा, माइनस में जा रहे हैं बिल्कुल, पहले वो फ्रीज होगा, राइट, विद द टाइम ऑफ 3 आवर्स, टाइम कितना है 3 आवर्स का है, ये रहा। द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ बार, पूरे बार की दे रखी है आप 3.97 एंड 1.97 बिलो एंड आफ्टर द फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये फ्रीजिंग पॉइंट है, फ्रीजिंग पॉइंट के ऊपर की स्पेसिफिक हीट गिवन है पूरे बार की, फ्रूट जो बार है कितना है 3.6 किलो जूल और के जी केल्विन, एस की यहाँ पे स्पेसिफिक हीट गिवन है 1.97 किलो जूल पर के जी केल्विन, राइट। इज द लेटेंट ऑफ द क्रिस्टलाइजेशन, ये एल गिवन है, देखो एल और लैम्डा में डिफरेंस, लैम्डा क्या होता है रेफ्रिजरेंट की प्रॉपर्टी होती है, लेटेंट ऑफ द वेपराइजेशन, ये किसकी प्रॉपर्टी होती है, वाटर जब क्रिस्टल में बने क्रिस्टलाइजेशन, इसको फ्यूजन ही बोलते हैं, तो कंफ्यूज मत होना, एल क्या हो जाएगा 250 किलो जूल पर के जी, ये गिवन है। द कूलिंग कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालना है, टर्न ऑफ रेफ्रिजरेशन, तो आपको पता है रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इक्वल टू क्यू एल इक्वल टू क्या होता है, जितनी हीट लूज करेगा डिवाइड बाई टाइम, बस निकाल लो इसमें। अब पूरा प्रोडक्ट का मास है कि एम डब्ल्यू, तो हमें गिवन ही नहीं है ना वाटर गिवन है ना सॉलिड का, तो हम यहाँ पे भी एम पूरा ही लेंगे प्रोडक्ट का, हमारे पे गिवन ही नहीं है वाटर,
तो आपका ये हो जाएगा एम सी पी डेल्टा टी यानी 100। पहले ये कहा जा रहा है सी पी कितना है आपका 3.6 है, ये कहाँ से कहाँ पे है 70 से 0 में, 70 माइनस का 0 प्लस। अब यहाँ पे पूरा मास ही आपका ठंडा हो गया, पूरा ये आइस क्रिस्टल बन रहे हैं क्योंकि हमारे पास मास ऑफ वाटर गिवन ही नहीं है। तो पूरा मास कितना है 100 इंटू एल कितनी है 250, ये रहा। प्लस अब अगला वाला जा रहा है तो ये कितना हो जाएगा डेट इज 100 इंटू 1.97, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है 0 से -20, 0 माइनस से -20 डिवाइड बाई टाइम कितना है 3 इंटू 3600, राइट। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ रहा है 5.013 किलोवाट। तो कितना है सर मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट या मेरा QL कितना है 5.013 किलोवाट। और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में कितना होते हैं 3.517 किलोवाट होते हैं। तो अगर आप निकालोगे तो 5.013 डिवाइड बाई 3.517 मल्टीप्लाई करो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आ जाएगा। तो अगर आप ये करोगे तो आपका आ जाएगा 1.428 TR। पूछिए किसमें, देखो तो कूलिंग कैपेसिटी रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन द टन्स ऑफ द रेफ्रिजरेशन, TR में पूछी है। तो 1.43 से राइट आंसर। देखो पूरा सॉल्व कर रखा कि 70 से पहले 0 गया, 0 से -20 MCP डेल्टा टी प्लस ML प्लस A डिवाइड बाई टाइम। तो M निकाला, QL निकाला, फिर टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में कन्वर्ट कर दिया। अगला क्वेश्चन देखो, अ 1 HP मोटर इज यूज्ड राइट फॉर रनिंग अ डुअल सिलेंडर इंजन, राइट कंप्रेशन ऑफ अ रेफ्रिजरेटर हैविंग अ दिस मच कूलिंग कैपेसिटी। तो ये कूलिंग कैपेसिटी क्या होती है लैम्डा, दैट इज 185 किलो जूल पर kg, ठीक है। द COP ऑफ द सिस्टम, अगर COP सिस्टम मतलब कार्नोट और HL की अलग बात नहीं कर रहा तो यानी दोनों एक ही बात है, 4.2। हैविंग द ओवरऑल एफिशिएंसी ऑफ अ कंप्रेसर, अब देखो ये काम कैसे करता है, कंप्रेसर आपका होता है, ये W वर्क डन होता है, राइट। आपको पता है ये किससे सप्लाई मिलती होती है मोटर में, भाई मोटर को एक आपने बिजली दी, पावर इनपुट P इन, उसने कुछ बिजली में करा, इसी कोई कंप्रेशन एफिशिएंसी होगी, राइट। और फिर ये आपको W वर्क ट्रांसफर करेगी, ये W वर्क काम करेगी तो ये TL से हीट लेगी, QL जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर होता है, और ये आपको TH में सप्लाई कर देगी। और यही रेफ्रिजरेशन इफेक्ट M लोड लैम्डा से भी निकलता है और MCP डेल्टा टी डिवाइड बाई टाइम से भी निकलता है। ये पूरा ऐसी वर्किंग समझा दी, एक लाइन में सारे फॉर्मूले लिख दिए। तो आपको जब COP दोनों की गिवन, COP सिस्टम की बना मतलब दोनों की बराबर है, HL 400 ओवरऑल एफिशिएंसी, तो कंप्रेशन की एफिशिएंसी देखिए इट इज 80%, ये रहा। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ द दे रखा है हमें, द कंप्रेसर विद द बोर डायमीटर रखा है। पहले हमें क्या निकालना है, मास फ्लो रेट ऑफ द रेफ्रिजरेंट निकालना है। तो आपको होता है COP ऑफ HL कितना जाएगा सर, दैट इज माई रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वल टू वर्क डन। अच्छा ये कितना है 4.2 है, दिस रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा क्या हो जाएगा m डॉट लैम्डा, राइट। और वर्क डन क्या हो जाएगा, जो मेरी पावर इनपुट है अभी कंप्रेशन की एफिशिएंसी गिवन है, राइट। अगर आप देखोगे तो ये वर्क डन कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा PIN इंटू 0.8, राइट। कंप्रेशन एफिशिएंसी के बराबर होगा, राइट, PIN इंटू कंप्रेशन एफिशिएंसी, ठीक है। तो मास फ्लो रेट अब निकालना है इसका kg पर मिनट में, राइट। हमें पावर देखिए कि 1 HP मोटर हम यूज़ कर रहे हैं, तो पावर इनपुट यहीं से स्टार्ट करो। तो पावर इनपुट आपका 1 HP है, 1 HP में क्या होते हैं, 1 HP में 0.746 किलो वोट होते हैं। तो अब HP को कन्वर्ट करना है, तो यानी 1 HP में कन्वर्ट करोगे तो ये आएगा 1 इंटू 0.746 किलो वोट इंटू 0.8, तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन अगर आप निकालोगे तो आपको ये आएगा 0.5968, राइट। तो यहाँ पे रख दो ये 0.5968, राइट, ये किलोवाट में आया। तो ये 4.2 था, M नोट था, अब इससे सॉल्व कर लो। तो COP मेरा क्या होगा, पहले हमने वर्क डन निकाला, दैट इज पावर इंटू N इंटू कंप्रेशन एफिशिएंसी। ये कितना की बनता 1 HP मोटर थी, तो 1 HP में कितने होते हैं 0.746 किलोवाट होते हैं, कंप्रेशन एफिशिएंसी 0.8 थी, तो मेरा आ गया 0.5968 किलोवाट। तो मेरा वर्क डन आ गया। अब COP क्या होती है, दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई W। COP कितने की बना 4.2, ये CO एफिशिएंट M डॉट लैम्डा के इक्वल है, बाई W कितना है 0.5968 इज इक्वल टू 4.2। इसको अगर kg पर सेकंड में रखूंगा और इसको किलो जूल पर kg में रखूंगा तो ये ऊपर भी किलोवाट है, ऊपर भी किलोवाट है, तो इसे किलो जूल पर kg में रख दो। तो M नॉट लैम्डा कितना गिवन है, ये रहा 185 डिवाइड बाई 0.5968 इज इक्वल टू 4.2, राइट। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका है 0.0135 kg पर सेकंड, 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो kg पर मिनट में आ जाएगा। तो एम नोट आपका आ जाएगा 0.8129 kg पर मिनट। तो एम नोट तो आपने यहाँ से निकाल लिया, मास फ्लो रेट, पहला आंसर आ गया। इसी का दूसरा पार्ट है, आपको क्या निकालना है, कंप्रेसर की स्ट्रोक लाइन निकालनी है। तो मैंने बताया था वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी का फॉर्म लगाया था HL वॉल्यूम बाई थ्योरेटिकल वॉल्यूम। HL वॉल्यूम हम किसमें निकालते हैं, मीटर क्यूब पर मिनट में,
और थ्योरेटिकल वॉल्यूम में हम कैसे निकालेंगे, मीटर क्यूब पर मिनट में। तो अगर मान लो कि मैं एम नोट रख रहा हूँ केजी पर सेकेंड में, राइट, ये, और मुझे स्पेसिफिक वॉल्यूम गिवन है दैट इज 0.15 मीटर क्यूब बाई केजी, राइट। तो केजी से केजी कैंसिल, तो ये ऊपर आपका एक्चुअल वॉल्यूम आ गया मीटर क्यूब पर सेकंड में। तो ऐसे ही अगर हम थ्योरेटिकल वॉल्यूम निकालें, थ्योरेटिकल वॉल्यूम कैसे निकालोगे, आपको पता है एक रिवोल्यूशन में क्या होगा। देखो मान लो कि ये है, तो अगर आप ये इससे कनेक्ट है क्रैंकशाफ्ट से, राइट, ये 180 डिग्री घूमेगी, ये आपका यहाँ से यहाँ आएगा, फिर 180 डिग्री घूमेगी यहाँ से, मतलब एक बार में पूरे रेफ्रिजरेंट को अंदर लेगा, कंप्रेस करेगा, फिर उसको फेंकेगा, मतलब पूरे राउंड में वो एक ही बार फेंक रहा है। तो पूरे एक राउंड में यानी वन रेवोल्यूशन में कितना वो फेंकेगा, इसके वॉल्यूम के बराबर, यानी एरिया इंटू एल, और नंबर ऑफ सिलेंडर जितने होंगे। तो अगर एन रेवोल्यूशन होंगे तो कितना फेंकेगा, ए इंटू एल इंटू एन के बराबर, ये एन रेवोल्यूशन में। एक मिनट, एन आरपीएम का मतलब क्या होता है, नाउ एन राउंड पर मिनट, यानी एक मिनट में कितने हो रहे हैं, एन राउंड हो रहे हैं। तो एक सेकंड, यानी एक मिनट में होता है 60 सेकंड, तो 60 सेकंड एन राउंड हो रहे होंगे। तो यानी एक सेकंड में कितने राउंड होंगे, एन बाई 60, यही। और एक राउंड में कितना फेंक रहा था, इतना। तो ए एल एन इंटू एन बाई 60 मीटर क्यूब पर सेकंड में फेंकेगा। तो ये आपका थ्योरेटिकल वॉल्यूम आ जाएगा ए एल एन एन बाई 60। ऊपर भी मीटर क्यूब पर सेकंड में निकाला, ये भी मीटर क्यूब पर सेकंड में निकाला। बस अगर वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं, दोनों को बराबर ले लेंगे। तो अगर दोनों बराबर हैं तो ये आपको आ जाएगा एम नोट, क्योंकि ये केजी पर सेकंड में है, ये आपका किसमें 0.15, इसमें मीटर क्यूब बाई केजी, केजी मीटर क्यूब पर सेकंड में आया, ये ए एल एन इंटू एन के बराबर है। तो देखो एम नोट आपका क्या है, एम नोट हमने पिछली क्लास में निकाला था अभी केजी पर सेकंड में, तो आया था 0.0135 केजी पर सेकंड में। तो रख दो यहाँ पे हो जाएगा 0.0135, राइट, इंटू 0.15, एरिया आपका हो जाएगा पाई बाय 4 डी स्क्वायर, डायमीटर कितना है, डेट इज पॉइंट, डायमीटर आपका है 0.040 मीटर में, तो हो जाएगा 0.04 का स्क्वायर इंटू स्टॉक लेंथ, डुअल सिलेंडर है, एन इक्वल टू 2, और आरपीएम कितने हैं 1440 आरपीएम भाई 60 भी आएगा, सॉरी भाई 60, ये रहा। तो इसको सॉल्व करोगे तो आपके यहाँ से स्टॉक लेंथ आपकी आ जाएगी 0.03367 मीटर, यानी 33.67 mm, बी से राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखो, अ हाउसहोल्ड रेफ्रिजरेशन of 1 TR capacity operates half an hour during a 13-day long period and 30% time during the night if the coefficient of the, ये बनाओ कंप्रेशर, ये गिवन है, ये करता है QL, ये TL टेम्परेचर से लेता है और TH पे फेंकता है, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी गिवन है 1 टन रेफ्रिजरेशन, यानी QL इक्वल टू रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितनी है 1 TR, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब होता है 3.517 किलोवाट, ये रहा। कोफिशिएंट ऑफ द परफॉर्मेंस गिवन है COP, ये एक्चुअल कार्नोट की बराबर, दोनों की दोनों बराबर है, ये 4.7, ये किसकी बराबर होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई W, राइट, ठीक है। हमें बिल दे रखा है इतना, तो हमें निकालना है इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा। तो आपको पता है W, ये मोटर चल रहा होगा, मोटर में कोई ना कोई पावर लगती है, P इनपुट, भाई बिजली का बिल आएगा, ये बिजली से तो चल रही है मोटर, उसी से आपका फिर फ्रिज चलती है, तो फ्रिज में तो काम होता है, बताया था पूरा। तो ठीक है, तो आपको ये QL पता लग गया। तो ये COP किसके बराबर होती है सर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई W, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट गिवन है 1 TR मतलब 3.517 डिवाइड बाई W, और COP कितनी है 4.7, ये रहा। तो W यहाँ से निकालो, W आपको आ जाएगा 3.517 डिवाइड बाई 4.7, राइट। तो ये आपका आ जाएगा डेट इज 0.748 किलोवाट में, ये आपका आ जाएगा, राइट। तो वर्क डन कितना आया सर, वर्क डन मेरा 0.748 किलोवाट के बराबर है, यही मेरा पावर इनपुट होगा PIN, क्यों PIN इंटू कंप्रेशन एफिशिएंसी होता है, कंप्रेशन एफिशिएंसी करनी तो 100% ले लेंगे, तो ये मेरा पावर इनपुट हो गया, ठीक है। अब आपको टाइम और निकालना है, टाइम कितना चल रहा है, अब देखो इट ऑपरेट्स हाफ द टाइम ड्यूरिंग अ लॉन्ग 13 डे, मतलब टोटल 24 घंटे का दिन होता है, उसमें तो 13 घंटे, तो दिन के हो गए, डे के कितने हैं 13 घंटे हैं, नाइट के कितने बचे 24 घंटे 13 डेट इज 11, तो डे में ये हाफ द टाइम ऑपरेट होता है। तो अगर निकालोगे तो जो डे का टाइम है 13 है, वो उसमें 0.5 आधा टाइम ऑपरेट होता है आवर में, प्लस 30% ड्यूरिंग द नाइट होता है। कितना बचा है इसका 24 माइनस 13, 11 घंटे बचे, उसमें 30% होता है यानी 0.3। तो अगर ये टाइम निकालो कितने घंटे चलता है एक दिन में, तो एक दिन में चलता है 6.5 प्लस 3.3 मतलब 9.8 आवर्स पर डे चलता है ये एक दिन में, राइट। तो अगर मुझे ये निकालना है कि W आपका ये है 0.748 किलोवाट, राइट, अगर मैं टाइम से मल्टीप्लाई करा दूँ तो 9.8 आवर्स, तो ये किलोवाट आवर में आ जाएगा, किलोवाट आवर में। एक किलोवाट आवर को भी एक यूनिट बोलते हैं बिजली, और एक किलोवाट आवर का बिल दे रखा है 3, तो इतने किलोवाट आवर चला
तो अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये आया, राइट। हमें मंथली का बिल निकालना है, मंथली का ध्यान रखना, ये पर डे का है, राइट। तो अगर मंथली का निकालना है 30 डेज से मल्टीप्लाई करो, राइट। तो ये पूरा आपका आ जाएगा 30 दिन में कितने घंटे चला। तो 30 दिन में अगर आप करोगे तो 30 दिन में आपका आया ये 219.912 किलोवाट आवर, ये 30 दिन में चला है। और 1 किलोवाट आवर का बिल कितना है, 3 रुपीज़ है। तो टोटल बिल हो जाएगा 219.912 इंटू 3, दैट इज 659.736, मतलब 660 रुपये का बिल आएगा आपका। ये रहा, ये रहा आपका, ये दिखा रखा है पूरा। नेक्स्ट, लेट एम एन पी आर द नंबर ऑफ अ कार्बन, हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन। मैंने आपको बताया था कैसे करना है, कार्बन हाइड्रोजन लगाना है, फिर लास्ट में सी से खत्म, सी पे खत्म और एफ पे खत्म, राइट। ये आपका होता है एम, ये आपका होता है एन पी क्यू। अगर आपको नहीं पता तो आपको जो भी एम एन पी अगर कार्बन के बना तो आपको पता है कार्बन में -1 होता है, हाइड्रोजन में +1 होता है, फ्लोरीन का सेम रहता है। ये भी ट्रिक बताई थी कि हाइड्रोजन गुब्बारा फूलता है तो उसमें एक ऐड करना है, कार्बन में कम करना है। तो नेमिंग कैसे होती है, आर, राइट। पहले देखो कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे देखते हो, अगर जो आपका लास्ट वाले इन तीनों को जोड़ो, n प्लस पी प्लस क्यू, अगर ये 2m प्लस 2 के बराबर आ जाए तो ये, अगर ये n प्लस पी प्लस क्यू ये 2m के बराबर आए तो अनसैचुरेटेड। अगर नहीं देख पा रहे तो सैचुरेटेड का मतलब है सिंगल बॉन्ड होंगे, लाइक मीथेन है तो बना के देख लो स्ट्रक्चर, वहाँ पे सिंगल बॉन्ड है तो आपका ये है। अगर आपके डबल बॉन्ड है ऐसे C2H4 होता है तो आपका अनसैचुरेटेड होता है ये। तो यहाँ पे तो गिवन नहीं है कि सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, हम दोनों देखेंगे, या तो ये हो सकता है M-1 N+1 P, ये आपका किसी का होता है सैचुरेटेड का। और अनसैचुरेटेड क्या होता है, 1 लगा दो, इसी आगे 1 लगाना होता है बस, बाकी सेम रहता है। M-1 N+1 P, दोनों देखो आप, M+1 तो होता ही नहीं है, -1 एंड ये भी गलत है, ये भी गलत है। एक ही गिवन है, बी इज राइट आंसर, क्योंकि दोनों में से सिर्फ इसका ही गिवन है, आपका ये आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, मिल्क वेइंग दिस मच न्यूटन, राइट, हैविंग द स्पेसिफिक कैपेसिटी। मिल्क का वेट हमें दे रखा है कि ये इतने न्यूटन का वेट है, राइट। ठीक है, देखो आप अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अ मिल्क वेइंग दिस मच हैविंग अ स्पेसिफिक कैपेसिटी और दिस इज टू बी चिल्ड फ्रॉम 40 डिग्री से लेकर 5 डिग्री तक चिल्ड करना है हमें, राइट। टाइम दे रखा कितना, इन 1 आवर। तो टाइम कितना है सर, 1 आवर है। 1 आवर का मतलब कितना हो गया, 36 सेकेंड। और इसकी स्पेसिफिक हीट गिवन है, CP कितनी है आपकी, 3.8 किलो जूल पर केजी केल्विन, राइट। तो आपको पता है QL और रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना होगा, जितनी हीट गेन करता है m डॉट m लैम्डा, और जितना प्रोडक्ट हीट लूज करेगा। तो प्रोडक्ट कितनी हीट लूज कर रहा है, इसका m दे रखा है तो मास निकाल लो पहले, 98,000 न्यूटन है, यानी फोर्स डिवाइड बाई F इक्वल टू mg होता है ना, तो g से मल्टीप्लाई करेगा तो kg में आ जाएगा। तो g कितना होता है 9.8, तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 10,000 kg आपका ये आ जाएगा, राइट। तो आपने m निकाल लिया प्रोडक्ट का, तो आपको ये होता है mCp डेल्टा टी डिवाइड बाई टाइम, सिंपल फॉर्मूले। तो आपको ये रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, m कितना है 10,000 kg है, 10,000 इंटू स्पेसिफिक हीट कितनी है 3.8, कहाँ से कहाँ लेके आ रहे हैं 40 से 5 पे, और टाइम कितना है 1 आवर है 3600। तो ये सॉल्व करोगे तो आपको आ रहा है 369.44 किलोवाट। और आपका जो COP गिवन है, एक ही COP गिवन है 4.7, एक्चुअल काउंट दोनों बराबर है, तो यानी दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई W, दैट इज 4.7। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका हो जाएगा 369.44, W आप निकालोगे तो हो जाएगा 369.44 डिवाइड बाई 4.7, राइट। तो आपका आ जाएगा 78.60 किलोवाट। HUA निकालना है तो 78.60 डिवाइड बाई 0.746 HP, राइट। क्यों, एक HP में आपके 746 वोट, किलोवाट में करोगे तो 0.746 किलोवाट होता है, तो किलोवाट से जो करोगे डिवाइड करोगे तो इसको सोल्व करोगे तो आ जाएगा 105.36 HP। तो ये आपका आंसर हो गया। इसमें ऐसा क्या था, बच्चों वाला क्वेश्चन। तो नेक्स्ट, द हायर एंड द लोअर टेम्परेचर ऑफ अ रेफ्रिजरेशन वर्कर वर्किंग ऑन अ रिवर्स कार्नोट साइकिल, राइट, गिवन है। तो आपको बताइए TL और ये TH, लोअर टेम्परेचर लगे, दो टेम्परेचर के बीच में काम करता है, से इवेपोरेटिंग टेम्परेचर और ये कंडेंसेशन टेम्परेचर, कंडेंसेशन टेम्परेचर। तो ये लोअर टेम्परेचर कितना है हमारा -15 डिग्री सेंटीग्रेड, हायर टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेंटीग्रेड। तो काम होता है कैल्विन में कन्वर्ट करना, तो -15 प्लस का 273, डेट इज 258 कैल्विन, 30 प्लस 273 यानी 308 कैल्विन। ये रहा, ये कंप्रेसर आपका होता है, W आपने काम करा, QL हीट ली होगी जो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के बराबर होती है,
और QH हीट जो है सराउंडिंग में ट्रांसफर करी होगी, ठीक है। पावर रिक्वायर्ड पूछा है, तो COP ऑफ कार्नोट दोनों बराबर होंगे, गिवन तो है नहीं कि कार्नोट उसका इतने % है, तो COP ऑफ कार्नोट साइकिल इक्वल टू COP ऑफ एक्चुअल साइकिल, राइट। तो कार्नोट साइकिल का निकालना यहाँ से क्या हो जाएगा, TL बाई TH माइनस का TL, और एक्चुअल का आंसर होगा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई W, सिंपल। तो TL निकालो यहाँ से, कितना हो जाएगा आपका, ये आपका 258 है, 258 माइनस का 308 माइनस का 258 इक्वल टू, राइट, द कैपेसिटी ऑफ द मशीन, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कैपेसिटी दे रखी है 30.16 किलोवाट, डिवाइड बाई पावर निकालना है W। पावर मतलब जो आपको पावर यहाँ से मिलती है ना वर्क से, ये तो यही पावर हम मानते हैं। तो पावर जब भी पूछे ना, कंप्रेसर का पावर मिलती है किससे, मोटर से, ये मोटर लगी होती है, ये PI इसको पावर मिलती है, तो हम मानते हैं कि 100% ऑफ, अगर एफिशिएंसी की होती है तो उसको भी लेते हैं 100% एफिशिएंसी, तो यही W जो है पावर के बराबर होता है PIN के, अगर 100% एफिशिएंसी पर है। तो अगर पावर पूछ रहा है, इसका मतलब वर्क डन पूछ रहा है किलोवाट में, लेकिन वर्क डन निकालोगे तो आपको आ जाएगा 30, अगर सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा डेट इज 35.16 बाई W, कितना, इसको सॉल्व करोगे ये आपका आएगा 5.16, तो वर्क डन आपका आ जाएगा 6.81 किलोवाट। तो यही आपकी इनिशियल, क्योंकि आप पावर तो यहीं से सप्लाई कर रहे हो ना, मोटर को तुमने बताया था बिजली को यहाँ से पावर देते हो, ये सब। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू फ्रीज अ फ्रूट जूस इट्स थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर। अब देखो आपको पता होता है वाटर जो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड, आपको ठंडा करोगे ना, ये बर्फ में बनना स्टार्ट हो जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप यही फ्रूट को करोगे ना, ये एप्पल ले लो, मान लो एप्पल, तो एप्पल में क्या होता है, एक तो आपका ये सॉलिड है प्लस इसमें शुगर और होता है, वाटर प्लस शुगर, राइट। तो क्या है कि अगर मान लो कि फ्रूट जूस या फ्रूट्स हैं तो उसमें वाटर वगैरह होती है, लेकिन शुगर हो रहा होता है, तो शुगर जो होता है ना, ये H2O के जो मॉलिक्यूल्स है पानी के, इसके ऊपर शुगर की लेयर चढ़ जाती है, तो हमें और देर टेम्परेचर ठंडा करना पड़ेगा। तो क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन हो गया, क्यों, क्योंकि अब मान लो कि 0 डिग्री पर होना, ये आपका -3 डिग्री फ्रीज होगा, उसको ठंडा करना पड़ेगा। तो इन ऑर्डर टू फ्रीज अ फ्रूट जूस, फ्रूट जूस में क्या है सर, वाटर प्लस शुगर है, और जो शुगर के लेयर है ना, ये आपके जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं ना, H2O, ये HO, ये इन सब में जुड़ना स्टार्ट हो जाते हैं, ये इनकी लेयर चढ़ा देते हैं इनके चारों ओर। तो इस थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, तो अगर मुझे इसको करना था, जो फ्रूट का थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है ना, मुझे बिलो द फ्रीडिंग पॉइंट लाना पड़ेगा वाटर के, मतलब 0 डिग्री के लाना पड़ेगा। इसलिए हम एक लाइन यहाँ पे लिखते हैं, एक ही लाइन में, कि चाहे ब्रीजिंग, चाहे आपका ब्राइन सोल्यूशन हो, चाहे फ्रीजिंग पॉइंट चाहे किसका हो, फ्रूट जूस का हो, ये फ्रूट जूस है, ये ब्राइन है, दोनों का जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है, इसको लिख दो TF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ब्राइन, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रीजिंग, ये दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है ना, उससे कम होता है। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, 0 डिग्री, तो इसलिए ब्राइन का आपको होता है -20 डिग्री राउंड, और इसका आपको होता है -3 डिग्री के राउंड। तो इसके क्या होता है, बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट होता है वाटर होता है, क्यों, क्योंकि वो आपको लेयर बन जाती है उसकी शुगर वगैरह की, वो चारों ओर, डेट्स है। तो ये बता रखा कि फ्रूट जूस में क्या होता है, वाटर प्लस डिजोल्व सॉलिड होते हैं, शुगर वगैरह, 20% ऑफ दिस शुगर लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट। तो आपका अगर प्योर वाटर 0 डिग्री सेंटीग्रेड फ्रीज होगा, तो ये -1 से -3 डिग्री लोअर देन द वाटर में फ्रीज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो हमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करेगा। इन अ कोल्ड स्टोरेज, हमें एक कोल्ड स्टोरेज का रूम दे रखा है, डेट इज 13 × 15 × 15, राइट। 4000 टन्स ऑफ द पोटैटो हैविंग अ स्पेसिफिक हीट ऑफ दिस, तो ये 4000 टन्स ऑफ द पोटैटो हैविंग द स्पेसिफिक हीट कितनी है, 3.60 किलोजूल पर किलोग्राम केल्विन, इतनी हीट है, राइट। एंड हीट ऑफ रेस्पिरेशन, एक तो इसमें क्या हो रहा है कि सर ये तो हीट लूज कर ही रहे हैं, प्रोडक्ट तो हीट लूज कर रहे हैं, क्या होता है, मतलब आपने ये एप्पल स्टोर करा, ये तो हीट लूज करेगा ही, प्लस ये सांस भी लेता है, तो दीवारों वारों से भी हीट लूज होती है, तो पूरी हीट जो है ना बेचारे रेफ्रिजरेंट जो M0 लैम्डा आ रहा है, इसको ट्रांसफर करनी पड़ती है पूरी हीट मिलाकर। तो मैंने फॉर्मुले में लिखवाया था कि प्रोडक्ट लूजिंग हीट प्लस हीट ऑफ रेस्पिरेशन, ताकि आपको ध्यान देगा अगर किसी क्वेश्चन में हीट ऑफ रेस्पिरेशन है तो प्रोडक्ट हाईलाइट होगी। रेस्पिरेशन का मतलब क्या, जो प्रोडक्ट सांस ले रहा है, आप किसी कमरे को रहते हैं, हमारा एयर कंडीशन काम करता है ना घर में, AC, तो घर में जितनी चीजें होंगी आपको उतनी ज्यादा कंडीशनिंग ज्यादा करनी पड़ेगी, तो लोड उसका जितना ज्यादा बढ़ जाता है। तो अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है, कुछ भी नहीं है, दोनों की हीट निकाल लो, तो जो रेफ्रिजरेंट करेगा, रेफ्रिजरेंट जो हीट ट्रांसफर करेगा वो आपका प्रोडक्ट करेगा, प्रोडक्ट लूजिंग हीट प्लस हीट ऑफ रेस्पिरेशन, क्योंकि वो सांस भी ले रहा है प्रोडक्ट ही, इसके बराबर होगी। प्रोडक्ट लूजिंग हीट कैसे निकालोगे, MCP डेल्टा T डिवाइड बाई टाइम, तो ये भी किलोवाट में निकालना और ये भी किलोवाट में निकालना, निकालो आप इसको। इन कोल्ड स्टोरेज रूम देखा, ये 40,000 टन है, तो M कितना हो जाएगा आपका 4000 टन होगा 10 की बात 3 kg, ये kg में आ गया। CP की बना 3.62 किलोजूल पर kg केल्विन, डेल्टा T की बना 30 डिग्री से 2 डिग्री तक हमें कूल करना है, तो 30 - 2 डिवाइड बाई टाइम की बना कितना, 30 दिन में, 30 दिन, एक दिन में 24 घंटे इंटू 3600, ये रहा। प्लस हीट ऑफ रेस्पिरेशन कितनी है,
20 वोट पर मीटर क्यूब, मतलब पूरे कमरे से, और कमरे का वॉल्यूम कितना है, इतना है, तो कमरे का वॉल्यूम निकाल लो, कितना हो जाएगा 20 30 इंटू 15 इंटू 15, डेट इज 6750। तो हीट ऑफ रेस्पिरेशन कितनी हो जाएगी, ये किस में आएगा, मीटर क्यूब में, ये 20 वोट में है ना, तो सी हो जाएगी 6750 इंटू 20, किस में आएगी, वोट में आएगी। तो करोगे तो अगर किलो वोट में निकालनी है, राइट, तो आपका आ जाएगा 135000 वोट, किलो वोट में निकालोगे तो 135 किलो वोट में, क्योंकि ये भी हमने किलो वोट में निकाला है, तो ये भी हम किलो वोट में रख देंगे, 135 किलो वोट दोनों साइड। इन दोनों को ऐड करोगे तो आपका ये आ जाएगा 156.4197 प्लस 135, डेट इज 291.49 किलो वोट। हमें निकालना क्या है, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट निकालना है। कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन प्लांट क्या होता है, यही हमारी कैपेसिटी होता है, रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी। अगर एक फॉर्मूला लिखो एक लाइन में, यही होता है एम नॉट लैम्डा प्लस एम सी पी डेल्टा टी डिवाइड बाई टाइम, राइट, प्लस रेस्पिरेशन हीट, क्योंकि जितनी वो हीट लूज करेगा पूरा प्रोडक्ट, यही इतनी हीट गेन करेगा, ये आपकी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी है। तो अभी हमने दोनों का समीशन देखा कितना है, 291.419 किलोवाट, और 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसके इक्वल है, 1 TR ऑफ रेफ्रिजरेशन के तो 3.517 किलोवाट के बराबर होता है। तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन निकालना तो इससे डिवाइड कर दो, तो 3.51 से मल्टीप्लाई करोगे तो टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आ जाएगा, तो ये आपको आ जाएगा 82.86 TR, अप्रोक्स 83 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के बराबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अ रेफ्रिजरेशन विथ अ COP ऑफ 3.2, ये रहा, तो ये TL टेम्परेचर से QL हीट लेगा और TH टेम्परेचर पे QH हीट को ट्रांसफर करेगा, और W मेरा वर्क डन है, ठीक है। और रेफ्रिजरेशन विद COP गिवन है, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट इज 3.2, दोनों को COP बराबर लेंगे, गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो आपको H प्लस बराबर होगा तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई W, ठीक है। रेफ्रिजरेशन एक्सट्रैक्टिंग, ये क्या होता है, रेफ्रिजरेशन कितनी हीट एक्सट्रैक्ट कर रहा है वहाँ से, तो ये लैम्डा रेट ऑफ वेपराइजेशन है 150 किलो जूल पर kg, ये रहा हीट इन द इवेपोरेटर, राइट, ये आपका लैम्डा हो गया। एज्यूमिंग द कंप्रेशन एफिशिएंसी, ये इसका मोटर चलती है यहाँ पे, मोटर को मान लो कि हम PIN पावर देंगे, तो ये इसी कुछ कंप्रेशन एफिशिएंसी कितनी है, 85% है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा, PIN इंटू 0.85, ये है। तो मिनिमम साइज ऑफ द मोटर पूछी है उसने, तो सिंपल है आपका, तो अगर आप यहाँ से निकालोगे तो COP मेरा किसके बराबर होगी, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई W के, COP आपको गिवन 3.2, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आप निकाल लो m डॉट लैम्डा से, तो करो इसको, तो ऐसे वाले में क्या निकालेंगे, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट निकालेंगे, m डॉट कितना है 2 पॉइंट, ये रेफ्रिजरेशन का रेट है इंटू लैम्डा, ये kg पर सेकंड में रखो, ये किलो जूल पर kg में रखो, तो ये किलो वोट में आ जाएगा, किलो जूल पर सेकंड, राइट, तो आपको आ जाएगा 2.4/60 इंटू 150 किलो जूल पर kg, राइट, ये kg पर सेकंड में था, किलो वोट में आ जाएगा, तो इससे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 6 किलो वोट। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या है, COP किसकी बराबर होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई W, तो COP कितनी है हमारी, कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कितनी है, 3.2 है, 3.2, ये कितना है 6/W, तो W यहाँ से निकालोगे, राइट, और W यहाँ आपका आ जाएगा, रेट इज कितना 6/3.2, राइट, और 6/3.2 इसके बराबर कर दो, वर्क किसके बराबर होगा, 0.85, ये है 0.85 इंटू पावर इनपुट, ये रहा, तो डायरेक्ट यहाँ से PIN निकाल लो, तो PIN आपका आ जाएगा दिस, तो PIN सॉल्व करोगे तो यार है 2.205 किलोवाट, HP में निकालना है तो 2.205 डिवाइड बाई 0.746 HP, तो सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है 2.956 HP, अप्रोक्स 3 HP आ गया। बहुत ही आसान था, देखो ये पूरा बता रखा है, वर्किंग बता रखी है, तो पूरा 10 बार बताया है। अगला क्वेश्चन देखो, 100 kg ऑफ द फिश, एम दे रखा है, कितना 100 kg ऑफ द फिश इज कूल्ड फ्रॉम 30 डिग्री से -30 डिग्री से कहाँ कूल करना है, -20 डिग्री पर, ठीक है, यानी पीछे फ्रीजिंग पॉइंट आएगा। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द फिश, पूरे फिश की बात कर रहा है, अबव एंड द बिलो फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है, एंड इनिशियल फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, TF कितना है, -2.5 डिग्री सेंटीग्रेड, ये रहा। अच्छा, इसके फ्रीजिंग पॉइंट अबव की कितनी है, ये अबव वाली होती है पहली वाली, CP1 कितना है 3.18, क्योंकि इससे ऊपर, अब इससे नीचे CP2 गिवन है, बिलो कितनी है, दैट इज 1.72, ये रहा। टोटल हीट निकालना किलो जूल में, टोटल हीट कितनी हो जाएगी, Q इज इक्वल टू MCP डेल्टा टी, है ना, करो अब, तो M कितना है मेरा 100 kg है, 100 kg इंटू CP कितनी है 3.8 है, पहले ये 30 से -2.5 में आएगी, 30 माइनस का 2.5, राइट, प्लस यहाँ पे लेरिन ऑफ द फ्रीजिंग होगा, ये L गिवन है 250 किलो जूल पर kg, राइट, ये रहा। अब यहाँ पे वाटर का होना चाहिए, लेकिन वाटर का मास और सॉलिड का मास गिवन ही नहीं है, हमारे पूरे फिश का ही मास है, तो पूरे फिश का मास लेंगे 100 इंटू
250 प्लस अब आपका यहाँ से यहाँ आएगा, तो फिर से 100 इंटू 1.72, अब कहाँ से कहाँ आ रहा है, -2.5 से -20 तक जा रहा है ये रहा। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका आ जाएगा 38345 किलो जूल। क्या था, बच्चों वाला क्वेश्चन था ये देखो, 30 से पहले -2.5 या -2.5 से ही गया ये दिस फिर आपका पूरे प्रोडक्ट की हीट ट्रांसफर करी, फिर ये आया। ड्राई आइस मेरी क्या होती है सर, मेरी ड्राई आइस मैंने बताया था, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होता है, सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, आप डायरेक्ट वेपर को डायरेक्ट सॉलिड में कन्वर्ट करोगे तो वही आपकी ड्राई कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इट्स अ सॉलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड को डायरेक्ट सॉलिडिफाइड कर रहे हैं। फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ ब्राइन, यही मैंने बताया कि ब्राइन का फ्रीजिंग टेम्परेचर, ब्राइन क्या होता है, नमक का घोल, NaCl इन वाटर। तो पानी का तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है प्योर वाटर का, लेकिन जैसे ही अब इसमें होता है नमक, इसमें वाटर प्लस नमक भी है, तो नमक जो होता है ना पानी के चारों इकट्ठा हो जाता है, तो हमें और ज़्यादा कूलिंग करनी पड़ेगी, तो इसकी फ्रीजिंग कब होती है, -20 डिग्री पर। तो जो फ्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ द ब्राइन होगा वो लोअर देन किसका होता है, वाटर के होता है, और एज ही फ्रूट जूस का भी लोअर देन वाटर होता है, दोनों का ही। रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर सेक्स, आपको पता है कंप्रेशर, आपको पूरा अगर फंक्शन याद हो तो ये इवेपोरेटर था, इवेपोरेटर में कहता है कि इवेपोरेटर काम करता है वेपर में कन्वर्ट करना, किसको, लिक्विड को वेपर में, तो इवेपोरेटर वेपर में कन्वर्ट करेगा। फिर आगे क्या आता है, कंप्रेशर आता है, ईट कोल्ड, राइट। कंप्रेशर में क्या होता है, लो टेम्परेचर, लो प्रेशर पे वेपर जाता है, और ये फिर हाई टेम्परेचर पे और हाई प्रेशर का सुपर हीटेड वेपर निकालता है बहुत। तो ये करता है लो टेम्परेचर लो प्रेशर वेपर का ये सक्स करता है, और डिलीवरी क्या करता है, हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर का वेपर। तो इट सक्स द लो टेम्परेचर एंड द लो प्रेशर रेफ्रिजरेंट ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक। तो इसके अंदर एंट्री पॉइंट क्या है, लो प्रेशर और लो टेम्परेचर का रेफ्रिजरेंट सेक्शन में, जो इसके अंदर जाता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में जाता है किसके बाद आता है, 3.517 किलोवाट। अगर इसे किलो कैलोरी में निकालना है तो आपको पता होना चाहिए एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, राइट। तो करो, तो 3.517 किलोवाट को मैं लिख सकता हूँ, एक वोट को जूल पर सेकंड लिख सकते हो, 3.517। तो अगर एक जूल को कैलोरी करोगे डिवाइड करोगे, क्योंकि एक जूल में 1/4.18 कैलोरी होगा, तो कर दो, एक किलो कैलोरी आ जाएगा, रख दो 4.18 से मल्टीप्लाई करोगे सेकंड, और एक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो यानी एक सेकंड में क्या होगा, 1/60 मिनट होंगे, तो ये रख दो एक सेकंड में 1/60 मिनट। तो करोगे तो 3.17 इंटू 60 डिवाइड बाई 4.18 किलो कैलोरी पर मिनट, ये आपको आ जाएगा 50 किलो कैलोरी पर मिनट। इट इज बी इज योर राइट आंसर। ये पूरा सॉल्व कर रखा है, दिस देखो 3.17 इंटू 60 डिवाइड 4 50 किलो कैलोरी पर मिनट। नेक्स्ट, द टेम्परेचर एट विच द वाटर इन द फ्रूट विल फ्रूज इज डिपेंडेंट। अब देखो वाटर जो फ्रूट होगा, अब फ्रूट के अंदर क्या है, वाटर है, अब वाटर के चारों ओर फ्रूट में क्या इकट्ठा होता है, शुगर। तो ये डिपेंड करेगा कितनी शुगर इकट्ठी हुई है, जितनी ज़्यादा शुगर इकट्ठी होगी हमें और बिलो पे आना पड़ेगा। तो जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ फ्रूट जूस का होता है किस पर डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ शुगर पे। ऐसी ब्राइन का अगर होता है तो ब्राइन किस पर डिपेंड करता है, नमक पे, NaCl पे। तो दोनों पता होना चाहिए, तो किस पर जाएगा, शुगर कंटेंट वेरी करता है, और दोनों का जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 से वाटर से कम होता है, किसका, ब्राइन का भी और फ्रूट का भी। अगला देखो, इन एन इवेपोरेशन प्रोसेस अ कंप्रेसर पिक्स दिस मच एयर इन द ईच रिवोल्यूशन। मतलब एक रिवोल्यूशन में इतनी एयर सक कर रहा है, एक रिवोल्यूशन में कितना करेगा, मैंने बताया था अभी कि अगर मान लो कि एक रिवोल्यूशन का मतलब है कि एक बार यहाँ से यहाँ गया तो 180 डिग्री, फिर यहाँ से गया 180 डिग्री, यानी पूरा एक रिवोल्यूशन, और एक बार अंदर लेगा और एक बार बाहर फेंकेगा, तो एक रिवोल्यूशन में एक ही बार फेंकेगा, यानी उसके वॉल्यूम के बराबर AL इंटू नंबर ऑफ सिलेंडर। इतनी एयर यानी इसके लिए रखिए, दैट इज 0.05 मीटर क्यूब इन ईच रिवोल्यूशन, एंड कंप्रेसेस दिस मच एयर। एक्चुअल में अगर उसका फ्लो रेट कितना है, 500 kg पर मिनट में, ठीक है। इफ द स्पेसिफिक वॉल्यूम दे रखा है हमें, तो हमें स्पेसिफिक वॉल्यूम कितना रखा है, 0.9 मीटर क्यूब पर kg। देन द कंप्रेशर स्पीड निकालनी है, हमें पता है कि वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, एक्चुअल वॉल्यूम m0 v0 डिवाइड बाई ALN n/60, दोनों को मीटर क्यूब पर सेकंड में। वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी नहीं, दोनों को बराबर ले लेंगे, तो दोनों अगर मेरे बराबर हैं, राइट, तो m0 स्पेसिफिक वॉल्यूम, तो ये भी मैं kg पर सेकंड में लूंगा, और ये मैं मीटर क्यूब बाई kg में, ताकि मेरा ये मीटर क्यूब बाई सेकंड में है, और ये तो मेरा आता है मीटर क्यूब पर सेकंड में, ALN/60, तो दोनों के दोनों मेरे मीटर क्यूब पर सेकंड में रहेंगे, राइट। तो m0 निकाल दो इसमें, तो m0 अगर ये kg पर मिनट में है तो 0.9, सॉरी ये 500 kg पर मिनट है, राइट, 500 kg डिवाइड बाई 60, तो ये kg पर सेकंड हो गया। मीटर क्यूब पर kg में कितना है, 0.9 मीटर क्यूब पर kg,
ठीक है। ALN की वैल्यू हमें गिवन है, इतना ए करता है एक रिवोल्यूशन में, तो यानी 0.05 इंटू एन बाई 60, तो ये 60 से 60 कैंसिल हो जाएगा, ये एन की वैल्यू यहाँ से निकालोगे 9000 आरपीएम का आंसर आ जाएगा। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, अ कोल्ड स्टोरेज यूनिट इज रिक्वायर्ड टू स्टोर डिनमर टन्स ऑफ द एप्पल। एम कितना करना है, 30 टन, एक टन में 10 के 3 kg होते हैं, यानी इतने kg टन करना है। फाइंड आउट द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन एंड द एचयू ऑफ द मोटर रिक्वायर्ड टू बी कूल्ड। हमें देखा इनिशियल टेम्परेचर ऑफ एप्पल यानी 32 डिग्री से हमें 1 डिग्री तक कूल करना है इनको, राइट। और स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ सीपी देखा हमें कितना 0.87 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। कूलिंग टाइम दे रखा है इतना आवर का है। एक्चुअल सीओपी इज अ कार्नोट सीओपी, यानी दोनों बराबर नहीं है, राइट। अगर हमें कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे लिखते ना कि सीओपी बस, तो हम दोनों को बराबर मान लेते कुछ भी। यहाँ पे लिखा हुआ है एक्चुअल सीओपी इज दिस कार्नोट सीओपी, तो अगर कोई भी क्वेश्चन में मेंशन नहीं हो, गेट में अभी तक एक बार ऐसा नहीं हो कि बराबर ना हो, ये एआरएस में ही आया है। तो अगर आप देखोगे तो सीओपी ऑफ, पहले आप क्या निकालोगे, कार्नोट साइकिल के निकाल दो। कार्नोट साइकिल की सीओपी गति सर ये लोअर टेम्परेचर से टीएच में हीट ट्रांसफर करेगा, ये कंप्रेसर होता है, वर्क करता है, राइट। ये क्यूएल रेफ्रिजरेशन इफेक्ट है, और जो क्यूएच है ये करता है। तो सीओपी ऑफ कार्नोट साइकिल, आइडियल साइकिल होती है टेम्परेचर से निकलती है, टीएल डिवाइड बाई दोनों टेम्परेचर का अंतर है, टीएच माइनस का टीएल, सिंपल। दोनों टेम्परेचर, अब देखो टेम्परेचर, ये कौन सा टेम्परेचर होता है, इवेपोरेटिंग का टेम्परेचर, जरा ध्यान से सुनना। अब ये इवेपोरेशन का टेम्परेचर किसका होता है, जो रेफ्रिजरेंट आपका इवेपोरेटर में घूम रहा होगा। अब हमें इसका टेम्परेचर गिवन नहीं है ना, ये गिवन है इनिशियल टेम्परेचर ऑफ प्रोडक्ट की आपका 32 डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक कूल करना है। अब हम ये मानेंगे अगर इसको 1 डिग्री तक ठंडा करना है, तो यानी ये 1 डिग्री पे एंटर कर रहा होगा, तभी तो इसमें हीट ट्रांसफर करेगा। हम आइडियल केस है, तभी हम ये आइडियल केस में हीट ट्रांसफर निकाल रहे हैं। तो हमारा टीएल कितना हो जाएगा, ये हमने एज्यूम करा है कि जो आपका प्रोडक्ट का फाइनल टेम्परेचर होगा उसके टेम्परेचर पे अगर वो आएगा, जबकि वो आएगा एक्चुअल में उससे भी कम पर, माइनस में कुछ में आएगा, तब वो इसका 1 डिग्री पे लेके आ पाएगा, लेकिन हम आइडियल केस में मान रहे हैं। तो यानी वो किसके टेम्परेचर पे एंटर करेगा, 1 डिग्री पे। तो ये 1 + 273 अगर आप करोगे, राइट, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो टीएल आपको हो जाएगा 1 डिग्री, राइट। तो 1 + 273, ये बहुत मेन है कि हमने कैसे सोचा कि लोअर टेम्परेचर इवेपोरेटिंग का, क्योंकि अगर हमें 1 डिग्री तक वो करना, ठंडा करना है, तो हमने माना कि ये 1 डिग्री पे एंटर कर रहा होगा। अच्छा, टीएच हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ये क्या होता है कि इवेपोरेटर कंडेंसेशन में इतना कर रहा होगा। आप सोचोगे ना अगर इसको ऐसे, तो ये सोचो ऐसा है कि सब जो एक्चुअल केस में सही नहीं है। मान लो कि मेरे कोई प्रोडक्ट दे रखा है हमें कितने डिग्री पर, 32 डिग्री पर, मुझे इसको 1 डिग्री तक कूल करना है, तो हम ये मान लें कि जो रेफ्रिजरेंट है वो 1 डिग्री पर एंटर करा, 1 डिग्री पर, यहीं पे इसको ये लिक्विड में करके वेपर में करा, अभी ये 1 डिग्री टेम्परेचर पर ही है। अब ये कंप्रेसर में गया, कंप्रेसर में उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, 1 डिग्री से 32 डिग्री ले आया ये कंप्रेसर, राइट। फिर आपका ये इसमें गया, फिर ये 32 डिग्री का वेपर जो है आपका 32 डिग्री का लिक्विड बन गया। फिर जब ये 32 डिग्री का लिक्विड ये बना, राइट, फिर ये एक्सपेंशन में इसका टेम्परेचर जो है कम होगा, फिर 32 डिग्री से 1 डिग्री पर आ गया लिक्विड में, राइट। अब हमने ये टेम्परेचर कैसे सोचा कि हमने कहा यार कि अगर 1 डिग्री पे हमें ठंडा करना था, एटलीस्ट 1 डिग्री पे तो भेजो इसको, तभी तो मैं उसको ठंडा कर पाऊंगा कि 32 डिग्री पर ये है, 1 डिग्री पे है, जबकि ये उतना नहीं कर पाएगा। अगर इसका टेम्परेचर गिवन नहीं होता हम करेंगे क्या, क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम इसका जो लोअर टेम्परेचर है वो इसके बराबर मान लेते हैं, सिंपल। तो ये टीएल आपको हो जाएगा 1 डिग्री, टीएच आपको हो जाएगा 32 डिग्री। वरना ही होता है एक्चुअल में इवेपोरेटिंग टेम्परेचर गिवन होता है रेफ्रिजरेंट का, तो यहाँ पे गिवन नहीं है, तो ये हमारा टीएल हो जाएगा, राइट, आइडियल साइकिल के लिए। तो करोगे तो 1 + 273 274, ये टीएच हो जाएगा। तो अगर टीएल, अगर रेफ्रिजरेंट का मतलब इवेपोरेटिंग टेम्परेचर और कंडेंसिंग टेम्परेचर गिवन नहीं है, तो जो प्रोडक्ट का आपका लोअर टेम्परेचर होता है उसको ले लेते हैं टीएल, और हायर टेम्परेचर प्रोडक्ट का होता है उसको टीएच ले लेते हैं, सिंपल। तो 32 + 273, तो ये सॉल्व करोगे तो ये आपका आया 305 केल्विन, राइट, 305 केल्विन। हाँ, तो अब सीओपी ऑफ निकाल दो आइडियल साइकिल, कार्नोट साइकिल क्या होता है, टीएल बाई टीएच माइनस का टीएल, 274 माइनस का 305 माइनस का 274, राइट। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 8.838, राइट। तो सीओपी ऑफ आइडियल साइकिल ये आई, तो सीओपी ऑफ एक्चुअल साइकिल क्या होती है, एक्चुअल साइकिल है 25% ऑफ कार्नोट, यानी 25% ऑफ कार्नोट साइकिल, दैट इज 8.838, राइट। तो सीओपी ऑफ एक्चुअल निकालोगे तो 0.25 इंटू 8.38 करोगे तो 2.209, तो ये सीओपी ऑफ एक्चुअल आपकी आ गई। तो सीओपी ऑफ एक्चुअल किसके बराबर होगी सर, ये आपकी होगी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई वर्क डन। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट किसके बराबर होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा होता है m डॉट लैम्डा, जितना ही करेगा जितना प्रोडक्ट आपका हीट लूज करेगा, तो प्रोडक्ट आपको दे रखा 30 टन के बाद 3 सीपी कितना है इसका 0.87 किलो कैलोरी में, ठीक है।
तो ये केजी में रखा है, देखो यूनिट यहीं पे लिख लिया करो, केजी डिग्री सेंटीग्रेड इंटू डेल्टा टी कितना है 32 माइनस का 1 डिवाइड बाई टाइम कितना लग रहा है इसमें 8 आवर का, 8/3600, तो ये आपका किलो कैलोरी, राइट। ये तो अगर आप इसे कन्वर्ट करोगे, राइट, तो एक कैलोरी में कितना होता है 4.18 जूल होता है, तो यहीं पे इसको 4.18 से मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर इसको 4.18 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा 117.43 किलोवाट। तो ये आपका आ जाएगा डेट इज 117.43 किलोवाट। और अभी आपने H1 निकाली थी 25% ओवर करके, वो आपके आई थी 2.209। तो यहाँ से वर्क डन आपका आ जाएगा डेट इज 53.16 किलोवाट। HV में निकालना है तो 53.16 डिवाइड बाई 0.746 यानी 71.26 HV में आ जाएगा। तो आपको रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी ये हो गई और मोटर HV आपकी ये हो गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन था ये भी, ज़्यादा इसमें थोड़ा कुछ था, पर दोनों की COP अलग अलग है। अगला क्वेश्चन देखो मैकेनिकल 2017 का। A refrigeration uses R134A as its refrigerant and operates between the idle। मैंने आपको बताया था अगर आपको कभी प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम बनाना है, यानी फिर पीएच, राइट, प्रेशर एंथैल्पी डायग्राम बनाना है तो ऐसे बनाओ। ये यहाँ साइकिल स्टार्ट करो 1 से, आपको पता है कि जब ये प्रेशर लो प्रेशर को हाई प्रेशर को कन्वर्ट करता है, कंप्रेसर कंप्रेस करेगा, तो 1 से 2 में लगे कंप्रेशर। बस अगर आपको इतना पता लग गया फिर तो पता होना चाहिए। कंप्रेसर का उल्टा क्या होता है सर, ये सीधी लाइन आती है, ये एक्सपेंशन। अगर ये एक्सपेंशन होता है, मैंने बताया था ईट ये कोल्ड चॉकलेट, तो कोल्ड आपका क्या होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज चलती है पूरी साइकिल, राइट। कोल्ड चॉकलेट, तो यहाँ पे क्या होगा मेरा कंडेंसर होगा, और यहाँ पे मेरा क्या होगा इवेपोरेशन होगा। और वैसे भी समझो कि ये वाले पॉइंट से इधर क्या होता है लिक्विड होता है और इधर क्या होता है वेपर होता है। तो अगर ये इधर वेपर है तो आपको पता है लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करता है इवेपोरेटर में, तो नीचे हमेशा इवेपोरेटर लगा दो, ठीक है। तो ये आपकी पूरी साइकिल हो गई, ठीक है। ऑपरेट बिटवीन दिस, तो ये दो प्रेशर के बीच में ऑपरेट हो रही है। लोअर प्रेशर है 0.14 मेगा पास्कल और हाइयर है 0.8 मेगा पास्कल, ठीक है। इफ द मास फ्लो रेट ऑफ रेफ्रिजरेंट दे रखा है हमें, एम नोट दे रखा है, रेट इज 0.05 kg पर सेकंड में दे रखा है। द हीट रिजेक्शन टू द एनवायरमेंट, हीट रिजेक्शन टू द एनवायरमेंट का होता है 1 2 3 4। आपको पता है QL हीट यहाँ पे ट्रांसफर होती है, कंप्रेसर W वर्क कम करता है, ये QL यहाँ है, W यहाँ से, और टोटल हीट जो है QH ये हीट को यहाँ पे ट्रांसफर कर देगा, कितना QL प्लस W हीट को। तो ये हीट रिजेक्शन कहाँ से निकलता है, 2 से 3 के बीच में निकलता है, ये तो आपको बताया था। तो अगर मुझे हीट रिजेक्शन निकालना है QH, तो आपको हो जाएगा M नोट 2 से 3, कंडेंसर में आपकी हीट रिजेक्शन होती है तो H2 माइनस का H3। अब देखो H2 H3 कैसे निकालेंगे, एंथैल्पी 0.14 मेगा पास्कल पे, 0.14 मेगा पास्कल पे ये वाला पॉइंट कौन सा पॉइंट होगा मेरा, ये वाला पॉइंट मेरा होगा सैचुरेटेड वेपर। तो 0.14 मेगा पास्कल पे मुझे ये एंथैल्पी गिवन है, राइट। ये जो भी डेटा है ये सब सैचुरेटेड पॉइंट का है, तो 0.14 में कितना हो जाएगा आपका 2.136 गिवन है। हाँ ठीक है, ये तो आपका 1 पॉइंट है, सॉरी 1 पॉइंट का हमें चाहिए नहीं, हमें तो ये निकालना ही वाले H2 और H3 चाहिए। तो 0.8 मेगा पास्कल पे ये कौन सा होगा आपका, ये सुपर हीटेड वेपर होगा H2। तो अगर मैं ये देखो एम नोट मुझे गिवन है, एम नोट क्वेश्चन में कहा गया, दैट इज ये 0.05 kg पर सेकंड। अच्छा H2 मेरा होगा क्या सर, H3 मेरा ये सुपर हीटेड रीजन में है, कौन से प्रेशर पे 0.8 मेगा पास्कल, तो 0.8 मेगा पास्कल पर ये रहा। सुपर हीटेड वेपर की एंथैल्पी कितनी है 272, तो ये तो आपकी हो गई H2, ये रही H2 इक्वल टू ये वाला पॉइंट कौन से पॉइंट पर है, सैचुरेटेड, और इसके अंदर क्या है लिक्विड है, तो ये 0.8 मेगा पॉइंट पर क्या होगा सैचुरेटेड लिक्विड। तो 0.8 मेगा पास्कल सैचुरेटेड लिक्विड की एंथैल्पी कितनी है ये, तो ये आपकी हो जाएगी 93.48। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका ये आ जाएगा 8.935 किलोवाट, ठीक है। कितना है 8.935 किलोवाट, ये आपका आंसर हो गया। बस आपको बनानी नहीं आनी चाहिए और आपको निकालना आना चाहिए। तो ये हमेशा ध्यान रखो, कर्व का मतलब क्या है, इस कर्व का मतलब है इसके इधर है वेपर, सॉरी इसके इधर है लिक्विड, इसके इधर है वेपर, इसके बाहर ये पूरा सुपर हीट रीजन है बड़ा गर्म सा, और इस पॉइंट पे कोई भी कर्व सैचुरेटेड पॉइंट कहलाएगा, जैसे ये सैचुरेटेड वेपर, ये वाला पॉइंट सैचुरेटेड लिक्विड के हो जाएंगे, मतलब कोई भी पॉइंट सैचुरेटेड पॉइंट है एट दिस कर्व। अगला देखो, रेफ्रिजरेशन वेपर एंटर इनटू अ कंप्रेसर, फिर से यही डायग्राम बनाओ। आपको पता है कि यहाँ साइकिल स्टार्ट करनी है 1 2 3 और ये स्ट्रेट लाइन खींचनी है 4। यहाँ पे लगा होता है इवेपोरेटर, यहाँ पे लगा होता है कंप्रेसर, यहाँ पे कंडेंसर और यहाँ पे एक्सपेंशन, ठीक है। रेफ्रिजरेंट वेपर एंटर्स इनटू द कंप्रेसर, कंप्रेसर एंटर कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट पे एंटर करता है 1 पॉइंट पे, विद अ स्टैंडर्ड वेपर कंप्रेशन साइकिल एट -10 डिग्री।
1 पे एंटर करता है, इसकी एंथैल्पी गिवन है H1 कितनी है 402 किलो जूल पर केजी, ठीक है। एंड लीव्स द कंप्रेसर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, उसकी एंथैल्पी गिवन है, ये एंटर करा। और लीव फीलिंग कंप्रेशन में एंथैल्पी कितनी है HT 432, ठीक है। इट लीव द कंडेंसर, ये कंडेंसर भी जब लीव करता है तो वो H3 पॉइंट है, उसकी एंथैल्पी गिवन है 237। तो हमें COP पूछिए, तो COP मेरा क्या होता है, COP सिंपल आपको होता है दैट इज रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, इन दोनों के बीच में होता है, और वर्क आपका कंप्रेसर में होता है। तो COP आपका होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट डिवाइड बाई W। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या हो जाएगा, एम डॉट इनके एंथैल्पी का डिफरेंस, राइट, एम डॉट, तो इन दोनों के एंथैल्पी का डिफरेंस क्या है H1 माइनस का H4, ये रहा, राइट, क्योंकि रेफ्रिजरेशन इफेक्ट यहाँ पर हो रहा है। ऐसी एम नोट वर्क डन कहाँ पे होता है, कंप्रेसर में, तो H2 माइनस का H1, ये रहा, ये कैंसिल हो जाएगा। आपको पता है ये कांस्टेंट एंथैल्पी की लाइन है, तो ये H। अगला क्वेश्चन देखो, रेफ्रिजरेशन ऑपरेट बिटवीन दीज टू प्रेशर in an ideal vapor compression cycle with the this one as a refrigerant, the refrigerant enters the compressor at a saturated vapor है, तो पता ही है आपको, बच्चों वाली चीजें हैं। तो क्या है सर, इस पॉइंट 1 पॉइंट पर एंटर करता है, 2 पॉइंट पर लीव करता है, ये सैचुरेटेड वेपर पर एंटर करेगा और सुपर हीटेड रीजन में निकलेगा ये, फिर 1 से 2 से कंप्रेसर में होता है, फिर ये आपका ये लगा होता है, और ये आपका इवेपोरेटर होता है, इवेपोरेटर का उल्टा कंडेंसर और कंप्रेसर का उल्टा एक्सपेंशन, ठीक है। मास फ्लो रेट दे रखा है, डेट इज एम नोट, डेट इज 0.2 kg पर सेकेंड, राइट। तो हमें निकालना क्या है, हमें पहले केस में निकालना है हीट एक्सट्रैक्शन कितना होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, राइट। तो आपको होता है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा कितना होगा सर, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा होगा एम नोट इंटू H1 माइनस का H4, क्योंकि भाई यहाँ पे आपका इवेपोरेटर लगा है, इवेपोरेटर में आपका रेफ्रिजरेशन होता है पूरा, कि प्रोडक्ट हीट को लूज करता है वो, ठीक है। तो आपका ये इवेपोरेटर में आपका रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका होता है। तो अब देखोगे H1 क्या है, मेरा सैचुरेटेड वेपर है, तो यानी लो प्रेशर पे जो सैचुरेटेड वेपर की एंथैल्पी होगी। तो अगर मैं ये जाऊँ 120 मेगापास्कल लो प्रेशर है, ये आपका 120 लगा लो या 800 लगा लो, राइट। 120 पास्कल पे आपका क्या है, ये वेपर की सैचुरेटेड वेपर, तो वेपर किससे कहलाएगा आपका, ये स्टीम से, तो ये आपको गिवन है दैट इज H1। तो H1 आपकी ये हो गई। ऐसी मुझे H2 निकालनी, तो H2 क्या होगा, सुपर हीटेड रीजन की 800 मेगापास्कल में, तो 800 मेगापास्कल तो सुपर हीटेड की टेबल अलग से है, तो ये आपकी H2 हो गई, ठीक है। और ये आपके सैचुरेटेड की टेबल है। अच्छा, क्या 4 की मुझे मिल सकती है, नहीं, क्योंकि 4 आपका सैचुरेशन पे तो है ही नहीं सुपर हीटेड रीजन में, क्योंकि इस कर्व के ऊपर सैचुरेटेड पॉइंट होते हैं, तो 1 और 3 तो सैचुरेटेड पॉइंट है, तो सैचुरेटेड की मुझे 1 और 3 में मिलेगी, राइट। तो अगर मैं 800 मेगापास्कल पे, अब यहाँ पे क्या होता है, ये लिक्विड होता है, अगर इस साइड होगा तो ये लिक्विड है, तो जो 800 मेगा पास्कल में अगर मैं लिक्विड की एंथैल्पी देखूं, किसकी, HF फ्लूइड की, तो ये मेरी H3 होगी, राइट, क्योंकि ये लिक्विड की एंथैल्पी होती है H3, क्योंकि इसके ऊपर ये लिक्विड आ गया, और यही मेरी H4 के बराबर होगी। तो कर दो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, तो H3 इज इक्वल टू H4 इक्वल टू 95.5 है, तो एम नोट कितना था, ये 0.2 था, राइट। H1 हमारा कितना आया सर, H1 मेरा ये रहा 237 माइनस का H3 और H4 कितना है, 95.5 है, ये रहा 95.5। इसे सॉल्व करोगे तो आपका आ रहा है 28.3 किलोवाट, तो ये आपका आएगा। ऐसी वर्क डन निकाल लो, वर्क डन क्या होगा, एम नोट, वर्क डन इन दोनों के बीच में होगा, तो H2 माइनस का H1 के बराबर होगा, ये रहा। एम नोट कितना है 0.2, H2 हम निकाल चुके हैं कितना है 276.45, और H1 हम निकाल चुके हैं 237। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका वर्क डन आ जाएगा, क्या आ जाएगा सर, ये मेरा वर्क डन आ जाएगा। तो वर्क डन अगर आप करोगे तो ये 7.89 किलोवाट है, बस कुछ था थोड़ा ना। तो हमने ऐसी एंथैल्पी निकाली, ये रहा कि 1 पॉइंट पे गिवन है, 2 पॉइंट पे थे, ये पता होना चाहिए क्या है, ये मेरा है सैचुरेटेड वेपर, क्योंकि इस पॉइंट पे जो भी पॉइंट होगा सैचुरेटेड होता है, और इसके इधर है तो ये वेपर हो गया, ये आपका सुपर हीटेड है, सुपर हीटेड वेपर हो गया, ये आपका इस साइड है तो ये लिक्विड हो गया, और इस कर्व पर सैचुरेटेड है। इसकी एंथैल्पी कभी नहीं निकाल सकते, इसकी एंथैल्पी बराबर आती है, तो H3 की निकालो, H4 की हमेशा H3 के बराबर है, बस तो निकाल दो, वही कर रखा है बच्चों वाली चीज़ें। अगला देखो, इन एन आइडियल वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन साइकिल द स्पेसिफिक एंथैल्पी आर द फॉलोइंग आर द गिवन, आपको COP निकालनी है, तो आपको यही बनाओ। 1 पे एंटर करता है, ये कंप्रेसर लगा होता है, 2 यहाँ कंडेंसर लगा होता है, 2 से 3 में, 3 से 4 पे यहाँ पे आता है, 4 से 1 में इवेपोरेटर लगा होता है, इवेपोरेटर यहाँ पे रेफ्रिजरेशन इफेक्ट होता है, यहाँ पे W वर्क डन होता है, और यहाँ से हीट जो है लॉस होती है सराउंडिंग से, ठीक है। तो हमें इनलेट होता है कंडेंसर पे, कंडेंसर के इनलेट, मतलब ये साइकिल एरे चल रही होती है एंटी क्लॉकवाइज की, कि आपका 1 से 2 में आएगा, 2 से 3 में आएगा, 3 से 4 में आएगा। तो इनलेट ऑफ द कंडेंसर क्या हो जाएगा, H2, इनलेट ऑफ कंडेंसर पे एंथैल्पी गिवन है, मतलब H2 गिवन है 283। फिर कहाँ गिवन है, एग्जिट ऑफ द कंडेंसर, ये 2 पे एंटर करा, 3 पे एंटर करा, 3 पे एग्जिट करा, तो H3 पे गिवन है 116।
फिर एग्जिट ऑफ द इवेपोरेटर भी गिवन है कि इवेपोरेटर का ये 4 पे एंटर करेगा, 1 पे एग्जिट करेगा, यानी H1 गिवन है, इट इज 232। आपको पता है कॉन्स्टेंट एंथैल्पी की लाइन है, देख रहे हो वर्टिकल में बिल्कुल सीधी आती है, तो H3 इक्वल टू H4 होता है, तो यहीं पे लिख दिया है 116। हमें क्या निकालना है, COP निकालना। COP क्या होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, ये इवेपोरेटर में होता है, तो यानी इन दोनों के एंथैल्पी का डिफरेंस आएगा H1 माइनस का H4, एम नोट से एम नोट कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड वर्क डन, इन दोनों के एंथैल्पी का डिफरेंस आएगा H2 माइनस का H1। ये रहा, तो H1 गिवन है 232, माइनस का H4 है आपका 116, डिवाइड बाई H2 है आपके 283 सॉरी, माइनस का H1 कितना है 232 राइट। तो अगर आप इसका सॉल्व करोगे तो ये आएगा 232 माइनस का 116 डिवाइड बाई 283 माइनस का 232, दैट इज 2.27। ये इसकी COP हो गई। इसमें ऐसा क्या था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इन अ कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटी द 40 टन्स ऑफ द प्लम आर टू बी स्टोर्ड एट अ -2 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ अ प्लम्स, हमें 25 डिग्री पे उनको जो स्टोर करना है वो -2 डिग्री पे करना है, राइट। ये 40 टन्स ऑफ द पोटैटो है। इफ द टारगेट स्टोरेज टेम्परेचर मस्ट बी अचीव्ड विद इन 10 आवर्स, टाइम कितना है 10 आवर्स में, ये होगा। द कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन रन इन द इसमें, कैपेसिटी ऑफ रेफ्रिजरेशन रन किसके इक्वल होगा, कैपेसिटी ऑफ दिस, आपको सॉरी रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी निकालनी है। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, MCP डेल्टा T डिवाइड बाई टाइम, सिंपल आपका होता है M गिवन है इट इज 40 टन्स, 40 टन के बाद 3, राइट। अच्छा ठीक है, हाँ इनकी स्पेसिफिसिटी अलग अलग गिवन है, ठीक है ना। तो अब इसे ऐसे करते हैं कि ये 25 डिग्री से आ रहा है ना, 25 डिग्री से कहाँ जा रहा है, -2 डिग्री तक जा रहा है, राइट। तो बीच में फ्रीजिंग पॉइंट आएगा 0 डिग्री। अब फ्रीजिंग पॉइंट के अबव भी स्पेसिफिक हीट गिवन है, डेट इज ये रहा 0.85 किलो कैलोरी पर kg डिग्री सेंटीग्रेड, और 0 डिग्री भी गिवन है स्पेसिफिक हीट, डेट इज 0.41, दो स्पेसिफिक हीट गिवन है। तो अगर टोटल हीट निकालोगे हो जाएगा क्या, आ जाएगा पहले 40 टन ऑफ किलो पेट्रोल हैं, तो हो जाएगा 14 kg, ये स्पेसिफिक हीट डेट इज 0.85, और ये कहाँ से आ रहा है 25 से 0 में, ये रहा, प्लस फिर लेटेंट हीट ऑफ द वाटर में कन्वर्ट करेगा। लेटेंट हीट ऑफ द फ्यूजन अभी गिवन है कितनी, 62 किलो कैलोरी। टोटल मास, अब MW गिवन नहीं है अलग से, तो टोटल मास ही लेंगे, तो 14 के 3 M इंटू एल, दैट इज 62। फिर आपका ये 0 से -2 पे आएगा, राइट। फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 ही है ना, हाँ फ्रीजिंग टेम्परेचर 0 ही है, ये रहा। तो आपका ये रहा फिर 40 इंटू 3, राइट, क्योंकि ये T1 है, ये TF है और ये T2 है, ठीक है। फिर अगली स्पेसिफिक कितनी है 0.41 है, और 0 से -0.2 पे आ गए, ये रहा। डिवाइड बाई कितने घंटे में आना है, 10 घंटे में, राइट है ना, 10 इंटू 36 पूरे को। तो अगर आप ये सॉल्व करोगे, राइट, इफ यू सॉल्व इट, तो ये आपका पूरी हीट आपकी आएगी, ये किलो कैलोरी में भी था, तो पूरे को 4.18 से और मल्टीप्लाई कर दो, तो ये किलो जूल पर सेकेंड में आ जाएगा, राइट। तो करोगे तो आपका ये आ जाएगा 390.45 किलोवाट। तो आपकी रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कितना आया सर, मेरा रेफ्रिजरेशन इफेक्ट मेरा आया है डेट इज 390.45 किलोवाट। आपको पता है 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन में 3.51 किलोवाट होते हैं, तो अगर आप करोगे तो 390.45 डिवाइड बाई 3.51, तो 111.02 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आपका आ गया पहला प्लांट कैपेसिटी। अगर आगे पूछा था COP ऑफ अ कार्नोट साइकिल ऑपरेटिंग विद, COP ऑफ कार्नोट आपका होता है बिटवीन दिस टेम्परेचर, आपका होता है TL माइनस का TH माइनस का TL। ये TL TH क्या होते हैं, ये इवेपोरेटिंग का टेम्परेचर है, रेफ्रिजरेशन का TL ये कंप्रेशर काम करता है, फिर आपका कंडेंसेशन में छोड़ के आता है TH का, तो ये इवेपोरेशन का टेम्परेचर और कंडेंसेशन का टेम्परेचर। अगर ये टेम्परेचर गिवन नहीं होता तो मैंने बताया था प्रोडक्ट का जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो TL ले लेना है प्रोडक्ट का। तो प्रोडक्ट में देख लो कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, क्योंकि वो गिवन ही नहीं है, तो 32 डिग्री से हमें कहाँ कॉल करें, 25 डिग्री से -2 डिग्री में आना है। तो हमारा TL आपका हो जाएगा ये लोअर वाला, तो TL आपका हो जाएगा माइनस का 2 + 273, डेट इज 271 केल्विन, और TH मेरा हो जाएगा कितना 25 डिग्री वाला, 25 + 273 डेट इज 298 केल्विन, ये रहा। तो COP ऑफ अगर कार्नोट साइकिल निकालोगे तो आपको हो जाएगा TL माइनस का TH माइनस का TL, तो TL आपका 271 है, डिवाइड बाई 298 माइनस का 271, डेट इज 10.04, ठीक है। तो COP ऑफ कार्नोट साइकिल कितना आ गया 10.04 आ गई, ठीक है। द हॉर्स पावर रिक्वायर्ड टू, इसका ये पूछा कितने का, इफ द एक्चुअल COP इज 28% ऑफ द कार्नोट COP। तो अब दोनों की COP अलग अलग क्वेश्चन में मेंशन है, तो COP ऑफ एक्चुअल कितनी है, दैट इज 0.28 ऑफ COP ऑफ कार्नोट,
ये 0.28 COP ऑफ कार्नोट अभी निकाला, कितनी आई 10.04, तो करोगे तो ये 2.8103 है। और HL किसके बराबर होती है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट बाई W के, तो ये 2.28103 रेफ्रिजरेशन इफेक्ट अभी निकाला था। रेफ्रिजरेशन इफेक्ट आपका वोट में आपका आया था 390.45, 390.45 W/W। तो W अगर आप यहाँ से निकालोगे, W आपका आ रहा है 138.93 किलो वोट में। HU में करोगे तो 0.746 से डिवाइड करो और ये HU में आ जाएगा, करोगे तो आपका आ जाएगा 186.240 HV। तो आपका ये पावर आ गई। यही बच्चों वाला क्वेश्चन था, देखो ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। अगला देखो, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन किसकी इक्वल होता है। 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आपको पता होना चाहिए कि 3.51 किलो वोट है। अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 3.51 एक वोट में डिवाइड बाई 4.18 किलो कैलोरी आ जाएगा, राइट। जूल पर सेकंड में एक है ना, एक कैलोरी में 4.18 जूल होते हैं, राइट। तो 1 किलो जूल पर सेकंड है, और 1 सेकंड में 1/60 मिनट, तो ये 60 से करोगे तो किलो कैलोरी में मिनट में आ जाएगा। ये सॉल्व करके आ जाएगा 50 किलो कैलोरी पर मिनट। ये ना पार्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेशन सिस्टम इन विच द रेफ्रिजरेशन चेंजेस फ्रॉम द वेपर टू लिक्विड। आपको पता है कि अगर मेरा ये इवेपोरेटर है, तो इवेपोरेटर में क्या होता है, लिक्विड एंटर करता है, वेपर में कन्वर्ट होगा, तो ये वेपर में कन्वर्ट करेगा। फिर ये कंप्रेशन में आएगा, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर लो प्रेशर का वेपर जाता है, और हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर का वेपर निकलता है। फिर जाता है वो कंडेंसर में, कंडेंस होगा, वो हीट लॉस्ट करता है सराउंडिंग को, और जो आपका वेपर होता है वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। तो वेपर से लिक्विड कहाँ पे बनना है, कंडेंसर में, और हीट लॉस करेगा सराउंडिंग में। अच्छा, इट इज कंसीडर्ड दैट इन द रेफ्रिजरेशन सिस्टम प्लेज अ विटल रोल विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, इन एन रेफ्रिजरेशन द हीट इज एक्सट्रैक्टेड एट अ लोअर टेम्परेचर एंड रिलीज एट हाई टेम्परेचर। बिल्कुल ठीक है भाई, TL लोअर टेम्परेचर से हम हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं, QL हीट को, फिर वर्क करते हैं और वो TH हीट तक भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है पहला वाला। द टेम्परेचर ऑफ अ रेफ्रिजरेंट इन द कंप्रेसर इज हायर देन इट्स टेम्परेचर एट विच इट कॉन्टेक्ट द स्टोर प्रोडक्ट। ये बिल्कुल ठीक है भाई, कंप्रेसर में तो आपका रेफ्रिजरेंट बहुत हायर होता है, क्योंकि आपका यहाँ पे आपका इवेपोरेटर में प्रोडक्ट को स्टोर कर रखा है, राइट। फिर आपका ये यहाँ पे ये एंटर करता है इवेपोरेटर में, इवेपोरेटर में इसके हीट ट्रांसफर करेगा m0 लैम्डा, राइट। तो ये आपका लिक्विड में एंटर करेगा, वेपर में कन्वर्ट करेगा। फिर कंप्रेसर में लो टेम्परेचर में एंटर करता है, यहाँ पे इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा जाता है, कंप्रेसर में हाई टेम्परेचर। तो बिल्कुल ठीक है बी वाला भी। द रेफ्रिजरेशन लोड डिक्रीजेस विद इंक्रीज रेफ्रिजरेशन टेम्परेचर। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भाई, लोड तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, और उसका रिलेशनशिप भी कोई इस्टेब्लिश नहीं है, तो ये गलत है। द वेरिएशन इन द लेटेंट हीट ऑफ रेफ्रिजरेशन डज नॉट इफेक्ट द कूलिंग एफिशिएंसी। नहीं इफेक्ट करेगी, क्योंकि रेफ्रिजरेशन फैक्टर तो फॉर्मूले में है m0 लैम्डा। तो लेटेंट ऑफ द वेपराइजेशन अगर आप बढ़ाओगे इन कराओगे तो रेफ्रिजरेशन कैपेसिटी उसकी इफेक्ट होगी, तो सब कुछ इफेक्ट होगा, ये भी गलत है। E, the refrigeration effect is a difference in the enthalpy between the inlet and the outlet of the evaporator। बिल्कुल ठीक है। देखो अभी हमने डायग्राम बनाया था प्रेशर एंथैल्पी का, ये रहा। अगर आप देखोगे तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट क्या होता है, देखो तो सर अभी तक क्या था, ये ठीक आया, ये ठीक है, ये गलत है, ये गलत है। अगर आप ये बनाओगे तो आपको पता है कि यहाँ पे क्या लगा होता है, इवेपोरेटर लगा होता है। ये 1 से स्टार्ट करते हैं, 2 पे कंप्रेसर होता है, 3 में ऐसा होता है, 4 में ऐसा होता है। तो अगर आपको रेफ्रिजरेशन इफेक्ट का होता है इवेपोरेटर में, तो इन दोनों की जो इवेपोरेटर में एंथैल्पी डिफरेंस होगा, क्योंकि रेफ्रिजरेशन रेट आपका यहाँ से निकलता है m0 H1 माइनस का H4। तो रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज अ डिफरेंस इन द एंथैल्पी बिटवीन द इनलेट एंड आउटलेट ऑफ द इवेपोरेटर। बिल्कुल ठीक है, तो A, B एंड E से राइट आंसर। नेक्स्ट, ब्राइन क्या होती है, ब्राइन आपका होता है नमक का घोल। तो ब्राइन आपका होता है सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस वाटर। अगला, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन का मतलब है 3.51 किलोवाट, राइट। वही आइस को 0 डिग्री सेंटीग्रेड 24 घंटे के लिए कितनी मेल्ट करना पड़ेगा, तो वही आपका 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेशन आपका होता है। ड्राई आइस क्या होता है, सोलिडिफाइड कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कि आप कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्ट वेपर से सॉलिड करो डायरेक्ट सब्लिमेशन में, तो आपका ड्राई आइस कहलाती है। वट इज द मोस्ट कॉमनली यूज, आज का हम यूज करते हैं हम इवेपोरेटर, उसका कंप्रेशन लगाते हैं, इसको बोलते हैं वेपर कंप्रेशन साइकिल, VCRS। आजकल हम यही यूज करते हैं, वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, जब हमने पूरा पढ़ा भी। ड्यूरिंग अ रेफ्रिजरेशन साइकिल द हीट इज रिजेक्टेड बाय, अब देखो हीट कैसे रिजेक्ट होती है, आपको पता है ये मेरा इवेपोरेटर है, इवेपोरेटर में क्या होगा सर, ये लिक्विड में एंटर करेगा, रेफ्रिजरेंट वेपर में कन्वर्ट होगा। क्यों, हमने यहीं पे प्रोडक्ट को अपना करा, ये आपका हीट ट्रांसफर करता है, ठीक है। फिर आपका ये कंप्रेसर में आता है, ये वेपर, ये आपका लो टेम्परेचर और लो प्रेशर वेपर होता है, आपका हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर में निकलेगा। फिर आपका एक कंडेंसर में आएगा, कंडेंसर में आके वेपर से लिक्विड बनेगा। कैसे बनेगा, जब ये हीट लॉस करेगा सराउंडिंग में, क्योंकि QL हीट ये यहाँ से लेकर आया था, W ने वर्क डन करा, तो QL प्लस W, ये QH की जो हीट थी ये सराउंडिंग में लॉस कर देगा। तो कहाँ पे लॉस करी हमने, कंडेंसर में, हीट इज रिजेक्टेड।
द पार्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेशन यूनिट इन विच द रेफ्रिजरेशन चेंजेस फ्रॉम वेपर टू लिक्विड, ये भी कंडेंसर में होता है। ये कंडेंसर में वेपर आता है, लिक्विड करता है, तभी तो वो QH हीट सराउंडिंग को हीट करता है, और किसके बराबर, QL प्लस W के बराबर। QL किसके बराबर होता है, रेफ्रिजरेशन इफेक्ट के। ये कैसे निकलता है, m0 लैम्डा और प्रोडक्ट से। टू रिवर्सिबल रेफ्रिजरेशन सिस्टम गिवन है, उनके COP गिवन है 5 and 6, राइट। हमको सीरीज में ऐड कर दिया ना, बताया था ये कैस्केड सिस्टम, याद है कि एक COP1 सिस्टम लगाओ, ये वर्क करो, ये QL करो, राइट, फिर ये Q2, अगर वही लिक्विड रिजर्व भेजा, Q2 डैश को भेजा आगे, दो सिस्टम लगे, तो अगर इनका COP कंबाइंड का फॉर्मूला क्या आया था, अगर Q2 जो है Q2 डैश के बराबर है, मतलब पूरी हीट ट्रांसफर हो रही है, तो उन दोनों के मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाई दोनों का एडिशन प्लस 1, ये फॉर्मूला था। तो COP ऑफ इसको x ले लो, इसको y ले लो, तो क्या हो जाएगा x इंटू वाई, है ना। COP ऑफ कंबाइंड का अगर मैं फॉर्मूला लिखूँ तो क्या था, दोनों का मल्टीप्लीकेशन x इंटू वाई डिवाइड बाई दोनों का एडिशन प्लस 1, तो दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा 5 इंटू 6 डिवाइड बाई 5 प्लस 6 प्लस 1, दैट इज 30, दैट इज 12, दैट इज जाएगा 2.5, इतना जाएगा 2.5 हो जाएगी। ठीक है, इसमें इतना ही क्वेश्चन है। थैंक यू वेरी मच।